हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए संपूर्ण भूगोल कंप्लीट करेंगे और इसकी प्लेलिस्ट सीरीज वाइज बनाई गई हमारे चैनल में। आप लोग जाके देख सकते हैं और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। और इसमें से हमारा पहला चैप्टर है भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल और उसमें से हमारा पहला पॉइंट है नदियाँ तथा नदियों की घाटी के बारे में। चलिए देखते हैं हम लोग। यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा है, सिंधु नदी का उद्गम है कैलाश पर्वत श्रृंखला से। वह नदी जो हिमालय की तीनों श्रेणियों को आर पार काटती है सतलज। किशनगंगा एक सहायक नदी है झेलम की। वह नदी जिसका उद्गम भारत में नहीं है सतलज। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्यास एवं सतलज नदियों के मध्य फैला हुआ है विष्ट दोआब। वह नदी जिनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं, ब्रह्मपुत्र और सिंधु, और ये कहाँ निकलती हैं? तिब्बत के मानसरोवर के पास, मानसरोवर से निकलती हैं। उसके बाद अगला है, गंगा की सहायक नदी है सोन और यमुना भी किसकी सहायक नदी है? ये भी गंगा की सहायक नदी है। उसके बाद अगला पॉइंट है, फरक्का के बाद गंगा नदी की प्रमुख धारा का नाम जाना जाता है। फरक्का के बाद गंगा नदी की प्रमुख धारा का नाम जाना जाता है पद्मा के नाम से। किससे? पद्मा के नाम से। और यही क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि बांग्लादेश में जो है गंगा को किस नाम से जानते हैं, तो बताएंगे हम लोग पद्मा के नाम से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ भागीरथी एवं अलकनंदा नदियाँ मिलती हैं वह स्थान है देवप्रयाग। भागीरथी एवं अलकनंदा का जब संगम होता है उसी स्थान पे, कहाँ पे? देवप्रयाग में जहाँ पे होता है, तब इनको बोला जाता है संयुक्त धारा को, इनकी गंगा, इनकी संयुक्त धारा को बोला जाता है गंगा। और जबकि हम लोग पढ़ते हैं कि गंगा का उद्गम कहाँ से होता है, तो गंगा का उद्गम नहीं होता, वो होता है भागीरथी का उद्गम होता है गंगोत्री से। कहाँ से? गंगोत्री से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यारोपित नदी का उदाहरण है चंबल नदी। अध्यारोपण नदी का उदाहरण है चंबल नदी। बेतवा नदी मिलती है यमुना में। या फिर पूछ लिया जाए बेतवा किसकी सहायक नदी है, बताएंगे हम लोग यमुना की। और एक लिख लीजिए के नदी। के नदी किसकी सहायक नदी है? ये भी है यमुना की। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वह नदी जिसके तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है वह अलकनंदा नदी। भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होने वाली नदी है नर्मदा। वह नदी जो अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है वह कोसी नदी। कौन सी नदी? कोसी नदी। और इसे ही बिहार का शोक कहा जाता है। अब पेपर में क्वेश्चन आ जाए बिहार का शोक किसे कहते हैं, तो बताएंगे हम लोग कोसी नदी को। और वहीं पे एक क्वेश्चन और नोट कर लीजिए, अगर पूछ लिया जाए बंगाल का शोक अगर पूछ लिया जाए तब हम लोग बताएंगे किसको? दामोदर नदी को। तब बताएंगे हम लोग दामोदर नदी को। बंगाल का शोक दामोदर नदी और बिहार का शोक कोसी नदी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वह नदी जिसके तट पर गोरखपुर स्थित है वह राप्ती नदी। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है वह है गोमती नदी। गोमती नदी एकमात्र नदी है जिसका उद्गम स्थल कैसा है? मैदानी क्षेत्र से। और बाकी नदियाँ जो है वो कहाँ से है? सारी जो निकलती है पहाड़ी क्षेत्र से निकलती हैं। उसके बाद गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है? वह है सोन नदी। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? वह है गोदावरी नदी। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस प्रायद्वीपीय नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? वह है गोदावरी नदी का। किसका? गोदावरी नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। वह नदी जिस पर चित्रकूट जलप्रपात अवस्थित है वह नदी है इंद्रावती नदी। कुमायूं हिमालय किन नदियों के बीच स्थित है? कुमायूं हिमालय स्थित है सतलज और काली नदियों के बीच। किसके बीच? सतलज और काली नदियों के बीच। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत की वह नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है वह है माही नदी। उसके बाद वह नदी जिसके ऊपरी मार्ग में मीठा जल परंतु निचले भाग में खारा जल का प्रवाह मिलता है यह है लूनी नदी। लूनी नदी का जो ऊपरी मार्ग का जल है, जो ऊपरी परत का जल है वो क्या होता है? मीठा जल होता है, परंतु निचले भाग का जो जल होता है वो कैसा होता है? खारा जल होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध नदी है दामोदर नदी। मन्नार की खाड़ी में गिरने वाली नदी कौन सी है? वैगाई नदी। वह पश्चिम वाहिनी नदी जो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है वह है नर्मदा नदी।
उसके बाद रिफ्ट घाटी से होकर बहने वाली नदी है नर्मदा नदी। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है सतपुड़ा श्रेणियाँ। सतपुड़ा श्रेणियाँ किसके बीच स्थित है? नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय नदियाँ जो एस्चुरी का ज्वारोन्नतमुख बनाती हैं, जो एस्चुरी का निर्माण करती हैं, वह है ताप्ती या फिर नर्मदा। पेपर में पूछ लिया जाए कि ज्वारोन्नतमुख या फिर एस्चुरी कौन सी नदियाँ बनाती है, तो बताएंगे हम लोग ताप्ती और नर्मदा। उसके बाद अरब सागर में गिरने वाली नदी है ताप्ती। अमरकंटक से उद्गमित होने वाली नदी है नर्मदा। नर्मदा का उद्गम कहाँ से? अमरकंटक से। और सोन नदी जो है, सोन नदी, उसका भी उद्गम कहाँ से है? वो भी अमरकंटक से निकलती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, नर्मदा प्रवाहित होती है सतपुड़ा श्रेणी और विंध्य श्रेणी के मध्य। किसके बीच? सतपुड़ा श्रेणी और विंध्य श्रेणी के मध्य नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। उसके बाद कावेरी नदी का उद्गम है ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। कहाँ से? ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से जो है कावेरी नदी का उद्गम है। उसके बाद वह नदी जिसे दक्षिण की गंगा कहते हैं, वह कावेरी नदी। कौन सी? कावेरी नदी। और वही पूछ लिया जाए कि दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा पूछ लिया जाए तब हम लोग बताएंगे गोदावरी को। किसको? गोदावरी। दक्षिण भारत की जो गंगा है उसे बोलते हैं गोदावरी को, वो बोलते हैं गोदावरी को। और वही पूछा जाए अगर दक्षिण की गंगा तो बताएंगे हम लोग कावेरी को। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर जिसकी सहायक नदी वह है हुगली। हुगली की सहायक नदी कौन सी है? दामोदर। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत की वह नदी जिसे जैविक मरुस्थल कहते हैं वह दामोदर नदी। जैविक मरुस्थल किसे कहते हैं? दामोदर नदी को। उसके बाद दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से अपवाह तंत्र रखती हैं। कैसा रखती हैं? वृक्षनुमा। वह नदी जो उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है वह नदी है महानदी। या फिर पूछ लिया जाए महानदी जो है कौन से राज्य में सम्मानित है, तो बताएंगे हम लोग उड़ीसा से। उसके बाद दक्कन के पठार में नदियों का प्रवाह होता है पश्चिम से पूर्व। कैसा होता है? पश्चिम से पूर्व। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सियाचिन ग्लेशियर विवाद का विषय है। सियाचिन ग्लेशियर विवाद का विषय है भारत पाकिस्तान के बीच। किसके बीच? भारत और पाकिस्तान के बीच। उसके बाद सबसे बड़ा हिमनद है, सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? सियाचिन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, फूलों की घाटी अवस्थित है उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड में। वह हिमनद जो उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में अवस्थित है वह है मिलाम हिमनद। कौन सा? मिलाम हिमनद। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का लगभग 2/3 कोयला पाया जाता है दामोदर घाटी में। कहाँ पे? दामोदर घाटी में भारत का जो है लगभग 2/3 कोयला पाया जाता है। भारत का वह राज्य जहाँ फुलहर झील स्थित है, कहाँ पे है वह? उत्तर प्रदेश में। पंचपद्रा झील स्थित है राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में। श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है निकट पुलिकट झील के। किसके झील के? पुलिकट झील के निकट जो है श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है। और ये कहाँ पे? श्रीहरिकोटा, ये है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वेबनन झील है केरल में। कहाँ पे? केरल में। वह जलाशय जिसमें मध्य प्रदेश का हरसूद नगर जलमग्न हुआ था वह है इंदिरा सागर। इंदिरा सागर जलाशय में क्या हुआ था? जो मध्य प्रदेश के एक शहर है हरसूद नगर, वो क्या हो गया था? जलमग्न हो गया था। उसके बाद रहस्यमय झील कहा जाता है रूपकुंड झील को। किसको? रूपकुंड झील को रहस्यमय झील कहा जाता है। 2 भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है पुलिकट झील। कौन सी? पुलिकट झील। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई की मीठी नदी निकलती है विहार झील से। कहाँ से? विहार झील से। उसके बाद चिल्का झील स्थित है ओडिशा में। कहाँ पे? ओडिशा में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाट प्रभा नहर परियोजना स्थित है कहाँ पे? कर्नाटक में। कहाँ पे? कर्नाटक में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, उकाई नहर परियोजना स्थित है गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। नीरा नहर परियोजना स्थित है महाराष्ट्र में। तुलबुल परियोजना है झेलम नदी पर और जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में है। चेरुथानी बांध अवस्थित है पेरियार नदी पर। मलमपूजा बांध अवस्थित है मलमपूजा नदी पर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कोटेश्वर बांध बनाया गया है भागीरथी नदी पर। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, वह राज्य जहाँ सुइल नदी परियोजना अवस्थित है वह राज्य है हिमाचल प्रदेश। कौन सा? हिमाचल प्रदेश राज्य में सुइल नदी परियोजना अवस्थित है। भागीरथी नदी पर बनाया गया बांध है टिहरी बांध। गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है उत्तर प्रदेश में। बेतवा नदी पर बनाया गया बांध है राजघाट बांध। कौन सा बांध? राजघाट बांध। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दामोदर नदी से निकलने वाली नहर है एडन नहर। कौन सी? एडन नहर। उसके बाद भारत का वह राज्य जहाँ नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है वह है आंध्र प्रदेश। और एक कौन सी नदी में है?
यह कृष्णा नदी में, किसमें? कृष्णा नदी में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है कहाँ पे? गुजरात में। भारत का वह राज्य जहाँ सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है वह राज्य है उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन हमारा है, रंजीत सागर बांध अवस्थित है कहाँ पे? रावी नदी पर। वह परियोजना जो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक का संयुक्त कार्य है वह है तेलुगु गंगा परियोजना। कौन सी? तेलुगु गंगा परियोजना जो है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का क्या है? संयुक्त कार्य है। उसके बाद इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है हर के बैराज से। किससे? हर के बैराज से। राजस्थान इंदिरा गांधी नहर निकलती है, राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर किससे निकलती है? सतलज व ब्यास के संगम से। किससे? सतलज व ब्यास के संगम से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है। रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना स्थित है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। नागार्जुन सागर बांध अवस्थित है कृष्णा नदी पर। शिवा समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है कर्नाटक में और कौन सी नदी में है? यह है कावेरी नदी में। कहाँ पे? कावेरी नदी में। उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है बेतवा नदी पर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन दो राज्यों के नाम जिन्होंने किसाऊ बांध परियोजना हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किए वह है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश ने किसाऊ बांध परियोजना पर क्या किया? दोनों राज्यों ने हस्ताक्षर किए हैं। उसके बाद बागलिहार परियोजना अवस्थित है कहाँ पे? चिनाब नदी पर। कहाँ पर? चिनाब नदी पर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है। कलपोंग जल विद्युत परियोजना है अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में। कहाँ पे? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और इसकी जो है कैपिटल, जो राजधानी वो क्या है? वो पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी राजधानी की थी पोर्ट ब्लेयर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मंगलम सिंचाई परियोजना है। मंगलम सिंचाई परियोजना है केरल की। कहाँ की? केरल की। उसके बाद श्वेत समुद्रम परियोजना जोड़ती है मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी। किससे? मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी जोड़ती है श्वेत समुद्रम परियोजना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरक्का बैराज का निर्माण हुआ है। फरक्का बैराज का निर्माण हुआ है हुगली में पर्याप्त जल प्रवाह बनाए रखने हेतु। किसके लिए? हुगली में पर्याप्त जल प्रवाह बनाए रखने के लिए जो फरक्का बैराज का निर्माण किया गया है। उसके बाद बंकिंघम नहर का मुख्य कार्य है सिंचाई तथा नौका गमन। बंकिंघम नहर का मुख्य कार्य है सिंचाई तथा नौका गमन का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े बांध बनाने का विरोध किया जाता है क्योंकि इससे प्राकृतिक असंतुलन पैदा होता है। क्या होता है? प्राकृतिक असंतुलन पैदा होता है। उसके बाद सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है भाखड़ा नागल। कौन सी? भाखड़ा नागल। और यह सतलज नदी पर। किसमें है? सतलज नदी में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुद्रसागर परियोजना स्थित है कहाँ पे? त्रिपुरा में। कहाँ पे? त्रिपुरा में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहर सागर बांध स्थित है। जवाहर सागर बांध स्थित है राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में। उसके बाद वह नदी जिसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है वह है मिसिसिपी। कौन सी? मिसिसिपी। उसके बाद यूरोप में 4 राजधानियों से होकर प्रवाहित होने वाली नदी है। यूरोप में 4 राजधानियों से होकर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? डेन्यूब नदी। कौन सी? डेन्यूब नदी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीली नील ब्लू नील नदी किस झील से निकलती है? वह है ताना झील। उसके बाद करीबा बांध निर्मित है कहाँ पे? जाम्बेजी नदी पर। कहाँ पे? जाम्बेजी नदी पर। उसके बाद अफ्रीका की वह नदी जो मकर रेखा को 2 बार काटती है वह लिम्पोपो नदी। कौन नदी? लिम्पोपो नदी। और वही भूमध्य रेखा को कौन काटता है? भूमध्य रेखा को काटने वाली नदी कौन सी है? भूमध्य रेखा को काटती है कांगो नदी। कौन सी नदी? कांगो नदी। और कर्क रेखा को काटती है, ये भी नोट कर लीजिए आप लोग, कर्क रेखा को काटती है कौन सी नदी? माही नदी। माही नदी। और भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रंश घाटी से निकलने वाली नदी कौन नदी? राइन नदी। भारत पाक बागलिहार परियोजना स्थित है चिनाब नदी पर। कहाँ पे? चिनाब नदी पर। उसके बाद एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगटीसी क्यांग। कौन सी? यांगटीसी क्यांग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी को बांग्लादेश में जाना जाता है पद्मा के नाम से। किसके नाम से? पद्मा के नाम से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावेली गंगा एक नदी है। महावेली गंगा एक नदी है श्रीलंका की। कहाँ की? श्रीलंका की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। कौन सी नदी? नील नदी। वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? वोल्गा नदी गिरती है
कैस्पियन सागर में। कहाँ पे? कैस्पियन सागर में गिरती है और यह वोल्गा नदी जो है यूरोप की सबसे लंबी नदी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील। कौन सी झील? बैकाल झील। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका का सुपीरियर झील का क्षेत्र है लौह अयस्क भंडार के लिए। किसके लिए? लौह अयस्क भंडार के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है बैकाल झील को। किसको? बैकाल झील को। उसके बाद जम्मू एवं कश्मीर में अवस्थित झील है डल झील। कहाँ पे स्थित है? जम्मू कश्मीर। उसके बाद वुलर झील, वो कहाँ है? वो भी स्थित है जम्मू कश्मीर में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील है, वह कैस्पियन सागर। कौन सी? कैस्पियन सागर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1000 झीलों का देश कहा जाता है। 1000 झीलों का देश कहा जाता है फिनलैंड को। किसको? फिनलैंड को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएसए में स्थित झील है मिशिगन झील। कौन सी झील? मिशिगन झील। अब पेपर में पूछ लीजिए क्वेश्चन कि मिशिगन झील कहाँ पे स्थित है, बताएंगे यूएसए में। उसके बाद अगला क्वेश्चन, असम में अवस्थित झील है चपनाला झील। कौन सी? चपनाला झील। उसके बाद नेक्स्ट है, चिल्का झील स्थित है कहाँ पे? ओडिशा में। कहाँ पे? ओडिशा में। उसके बाद सुपीरियल झील पर स्थित है नगर कौन सा है? डुलुथ नगर। कौन सा? डुलुथ नगर। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेनेजुएला में अवस्थित जलप्रपात है। वेनेजुएला में अवस्थित जलप्रपात कौन सा है? एंजिल जलप्रपात। और नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग भूजल जन संसाधन के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे भूजल संसाधन के बारे में। अब इसमें पहला क्वेश्चन हमारा है, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्य में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना स्थित है। राजघाट नदी घाटी परियोजना स्थित है बेतवा नदी पर। किसमें? बेतवा नदी पर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में माला नहर तंत्र को प्रस्तावित किया था दिनेश जे दस्तूर ने। किसने? दिनेश जे दस्तूर ने माला नहर तंत्र को प्रस्तावित किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर उद्गम स्थल है हर के बैराज से। कहाँ से? हर के बैराज से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गत 25 वर्षों में नलकूप सिंचाई का सर्वाधिक शानदार विकास हुआ है। कहाँ पे? सरयू पार मैदान में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भाखड़ा नागल किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? वह हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की। और कौन सी नदी पर है? यह सतलज नदी में। किसमें? सतलज नदी में। उसके बाद ऊपरी गंगा नहर का उद्भव स्थान है हरिद्वार। कहाँ पे? हरिद्वार। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राणा प्रताप सागर किस नदी पर बना है? वो बना है चंबल नदी पर। राणा प्रताप सागर जो बांध है वो कहाँ पे है? चंबल नदी पर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत की सिंचाई क्षमता का अधिकांश प्रतिशत भाग पूरा होता है किससे? लघु एवं बृहद सिंचाई परियोजना से। उसके बाद सारण सिंचाई नहर निकाली गई है कहाँ से? गंडक नदी से। कहाँ से? गंडक नदी से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुउद्देशीय नदी घाटी योजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? बहुउद्देशीय नदी घाटियों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। उसके बाद अगला पार्ट हमारा है, थर्ड पार्ट, पर्वत, पहाड़ियों तथा हिमनद के बारे में। अब इसमें पहला क्वेश्चन है, वृहत हिमालय को इस नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? हिमाद्री के नाम से। किसके नाम से? हिमाद्री के नाम से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली। अगला क्वेश्चन हमारा है, मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। किसका? सरोवरी मैदान का। इम्फाल बेसिन उदाहरण है सरोवरी मैदान का। उसके बाद कंचनजंगा शिखर स्थित है कहाँ पे? भारत में। अक्साई चीन का भाग है लद्दाख पठार। हिमालय पर्यायवाची किसका? महान हिमालय का। अब यहाँ पे देखो, विभिन्न महाद्वीपों में विशिष्ट महाद्वीपों के बारे में कुछ पॉइंट दिए गए हैं, जैसे कि अफ्रीका। अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? अल्जीरिया है। सबसे छोटा देश कौन सा है? मेओटो है। और पर्वत कौन सा है? माउंट किलिमिजारो। उसके बाद इसकी ऊंचाई 5895 मीटर, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। और गहनतम बिंदु कौन सा है? आसाई झील है। उसके बाद अंटार्कटिका में पर्वत जो है वो कौन सा है? बिनफन मासिफ है और इसकी ऊंचाई है 5140 मीटर। और सबसे लंबी नदी है ओनेक्स नदी। और जो है सबसे ज़्यादा गहराई वाला स्थान है बेंटल ट्रेंच। उसके बाद एशिया में सबसे बड़ा देश है चीन। उसके बाद सबसे छोटा देश है मालदीव। उसके बाद पर्वत है माउंट एवरेस्ट सबसे बड़ा, जिसकी ऊंचाई है 8848। और सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगसी है।
और सबसे गहरा जो जगह है वो है डेड सी या जिसे मृत सागर बोलते हैं। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सबसे बड़ा देश है ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा देश नौरू और पर्वत है माउंट कोसिस्को सबसे बड़ा। उसके बाद ऊंचाई है 2228 मीटर और सबसे लंबी नदी मरे और गहनतम बिंदु कौन सा है आयर झील। उसके बाद है यूरोप कॉन्टिनेंट हमारा। यूरोप में सबसे बड़ा देश है रूस। उसके बाद सबसे छोटा है वेटिकन सिटी और पर्वत सबसे बड़ा है माउंट एल्ब्रूस जिसकी ऊंचाई है 5642 मीटर और सबसे लंबी नदी है वोल्गा और गहनतम बिंदु कौन सा है कैस्पियन सागर। उसके बाद अगला है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में सबसे बड़ा देश है कनाडा। सबसे छोटा देश है सेंट पीरे और पर्वत है सबसे बड़ा माउंट मैंकिले जिसकी ऊंचाई है 6194 मीटर और सबसे लंबी नदी है मिसौरी और सबसे गहरा स्थान कौन सा है डेथ वैली। उसके बाद अगला है दक्षिण अमेरिका। सबसे बड़ा देश है ब्राज़ील। सबसे छोटा देश है फाकलैंड द्वीप और सबसे लंबी नदी कौन सी ओजस डेल सेलुडो। सॉरी क्या ओजस डेल सेलुडो जो है पर्वत है। सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है ओजस डेल सेलुडो जिसकी ऊंचाई 7084 मीटर। सबसे लंबी नदी कौन सी अमेजन नदी है और सबसे गहरा जगह है वो है वाइल्ड ऑफ पेनिन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है नर्मदा तथा तापी नदियों द्वारा घिरी है सतपुड़ा पहाड़ियाँ। सतपुड़ा पहाड़ियाँ किससे घिरी है नर्मदा और तापी नदियों से। उसके बाद मैकाल रेंज स्थित है मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में। जाफकर तथा लद्दाख पर्वत श्रेणियों के मध्य अवस्थित है। लेह भारत का वह राज्य जिसमें नाथुला दर्रा स्थित है कहाँ पर स्थित है सिक्किम में। अगला क्वेश्चन है किस दर्रे से श्रीनगर लेह मार्ग गुजरता है जोजिला दर्रे से। सन 2006 में नाथुला जिन देशों के बीच सीमा पार व्यापार चीन के लिए पुनः खोला गया वे भारत और चीन। सीमा पार सॉरी यहाँ पे बोल दिया था चीन, यहाँ पे सीमा पार व्यापार के लिए खोला गया था जो नाथुला किन देशों के बीच भारत और चीन के बीच। उसके बाद रोहतांग दर्रा अवस्थित है हिमाचल प्रदेश में। शिपकिला स्थित है हिमाचल प्रदेश में। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है एंडीज पर्वत श्रेणी। कौन सी एंडीज पर्वत श्रेणी जो है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाइट पर्वत स्थित है कहाँ पे यूएसए में। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है कहाँ पे तंजानिया में। उसके बाद माउंट टिटलिस स्थित है कहाँ पे स्विट्जरलैंड में। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है माउंट किलिमंजारो और कहाँ पे स्थित है तंजानिया में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एपी9 पर्वत अवस्थित है इटली में। फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है पेरिनीज। ड्रैंकेसबर्ग पर्वत स्थित है अफ्रीका में। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत अवस्थित है जर्मनी में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है एंडीज पर्वत श्रेणी किस महाद्वीप में स्थित है। एंडीज पर्वत श्रेणी स्थित है दक्षिण अमेरिका में। कहाँ पे दक्षिण अमेरिका में। उसके बाद राइन नदी किनारे अवस्थित पर्वत है ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट किसके किनारे है राइन नदी किनारे। उसके बाद अगला पार्ट हमारा मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र के बारे में। अब देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है भारत का सबसे ठंडा मरुस्थल कौन सा है लद्दाख मरुस्थल। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है थार मरुस्थल है। उसके बाद विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल कौन सा है वो भी है थार मरुस्थल। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है सहारा है और कहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। और एक पॉइंट यहाँ पे नोट कर लीजिए कि सबसे गर्म मरुस्थल कौन सा है सबसे ज़्यादा गर्म मरुस्थल भी कौन सा यही है सहारा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल कौन सा है गोबी मरुस्थल और कहाँ पे चीन और मंगोलिया में है। उसके बाद सबसे बड़ा पठार है कोलोराडो पठार। कौन सा पठार कोलोराडो पठार। उसके बाद दक्षिणी गोलार्ध में स्थित मरुस्थल कौन सा है कालाहारी मरुस्थल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है कौन सा पैटागोनिया मरुस्थल। अब यहाँ पे देखो विश्व के प्रमुख रेगिस्तान कुछ रेगिस्तानों के बारे में बताया गया है। देखो यहाँ पे पहला है सहारा और कितने देशों के साथ इसकी सीमा मिली हुई है 11 देशों के साथ। कितना 11 देशों के साथ। कौन कौन से देश हैं 11 देश अल्जीरिया चाड लीबिया माली मारितानिया नाइजर सूडान ट्यूनीशिया मिस्र और मोरक्को पश्चिमी सहारा। इतने देशों के साथ जो है इसकी सीमा रेखा है। अब अगर पेपर में पूछ लिया जाए क्वेश्चन कि जो है सहारा जो मरुस्थल है सहारा जो रेगिस्तान है उसकी सीमा कितने देशों के साथ मिलती है तो बताएंगे हम लोग 11 देशों के साथ। और इसका जो है कितना एरिया है इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000
लाख 10 लाख कितना है? इसका एरिया है 92 लाख किलोमीटर। कितना है? 92 लाख किलोमीटर। उसके बाद अगला है ऑस्ट्रेलियन रेगिस्तान के बारे में। अब इसका जो है एरिया कितना है? इसका है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। इसका कितना है? 15,50,000 वर्ग किलोमीटर। और कौन कौन से देश इसके साथ सीमा बनाते हैं? ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया, सिम्पसन, गिब्सन, स्टुअर्ट रेगिस्तानी क्षेत्र इसमें सम्मिलित हैं। उसके बाद अगला है अरेबियन। अब इसका जो है कितना है? इसका है 13 लाख किलोमीटर। कितना है? 13 लाख किलोमीटर जो है इसका क्षेत्र है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, 13 लाख। उसके बाद ये कहाँ कहाँ से सीमा बनाता है? कौन कौन देश से? दक्षिण अरब, उसके बाद यमन, और अरब अलग है इसमें से, सीरिया, रबल खाली एवं अल नाफूज क्षेत्र के रेगिस्तान सम्मिलित इसमें से। अगला है गोबी मरुस्थल। ये भी 13 लाख किलोमीटर और ये बनाता है मंगोलिया और चीन के बीच में। किसके बीच में? मंगोलिया और चीन के बीच में इसकी सीमा मिलती है। उसके बाद कालाहारी मरुस्थल, ये कौन से देश में है? बोत्सवाना, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका का। ये जो इसके देश है बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका। अब हम देखो जो ये एरिया दिया गया है ये इंपॉर्टेंट नहीं, ये हम लोग नहीं पढ़ेंगे, बस ये पढ़ेंगे कि कौन सा मरुस्थल कहाँ पे स्थित है। ठीक है, कौन कौन देशों का सीमा बनाता है, ये इतना इंपॉर्टेंट है, ये पूछा ही भी नहीं जाता पेपर में। उसके बाद अगला है तकला मकान। तकला मकान कहाँ पे? चीन में है। सोनोरन रेगिस्तान है एरिजोना एवं कैलिफोर्निया के बीच में। एरिजोना कहाँ पे? यूएसए में है। यूएसए और मैक्सिको के बीच में। किसके बीच में? यूएसए और मैक्सिको के बीच में। कैलिफोर्निया कहाँ पे? यूएसए में है। और एरिजोना कहाँ पे? मैक्सिको में है। उसके बाद अगला है नामिब। नामिब कहाँ पे? नामीबिया में है। उसके बाद अगला है काराकुम रेगिस्तान। ये कहाँ पे है? तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान के सीमा पर स्थित है, इन दोनों के साथ सीमा बनाता है। उसके बाद थार जो है, थार कहाँ पे? उत्तर पश्चिम भारत और पाकिस्तान में है। सोमालिया में है। उसके बाद दक्षिण सितो डे सेचूरा, यह उत्तर पश्चिम पेरू में, दक्षिण अमेरिका में। उसके बाद अटाकामा। अटाकामा कहाँ पे है? उत्तरी चिली पेरू में है, ये भी दक्षिण अमेरिका में। उसके बाद किजिलकुम। किजिलकुम कहाँ पे है? उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान तीनों देशों में फैला हुआ है। उसके बाद है दस्त ए लूट। दस्त ए लूट है पूर्वी ईरान में। उसके बाद मोजावे है संयुक्त राज्य अमेरिका में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल अवस्थित है कहाँ पे? बोत्सवाना और नामीबिया में। उसके बाद मरुस्थलीय पौधों की जड़ लंबी होती है क्योंकि जड़ें पानी के तालाब में लंबी हो जाती हैं। क्या होता है? मरुस्थलीय जो पौधे होते हैं वहाँ पे क्या होता है? पानी जो है बहुत कम मात्रा में होता है, तो उसी के तालाब में जड़ें जो है ज़्यादा लंबी हो जाती हैं। उसके बाद दस्त ए लूट अवस्थित है ईरान में। दस्त ए लूट क्या है? रेगिस्तान है, कहाँ पे स्थित है? ईरान में। उसके बाद तकला मकान मरुस्थल अवस्थित है चीन में। उसके बाद नेक्स्ट है गोबी मरुस्थल स्थित है कहाँ पे? मंगोलिया और चीन दोनों जगह पे ये स्थित है। कहाँ पे? मंगोलिया और चीन में जो है गोबी मरुस्थल स्थित है। उसके बाद अगला पार्ट है वनों के बारे में। अब देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के कुल क्षेत्रफल का वनों के अंतर्गत परसेंट है वो है 21.71%। कितना? 21.71%। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वनावरण एवं वृक्षावरण देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का है, तो इसका कितना परसेंट है? 24.62%। कितना परसेंट? 24.62%। इसमें से वनावरण भी शामिल है और वृक्षावरण, दोनों चीज़ें शामिल है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सदाबहार वन पाया जाता है कहाँ पे? पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। भारत का वह राज्य जहाँ सागवान का वन पाया जाता है, तो सागवान जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो पाया जाता है मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जिस राज्य में पाया जाता है वह है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वह वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था अब एक पाचकी आतंकवादी माना जाता है, वह यूकेलिप्टस। कौन सा पेड़ है? यूकेलिप्टस। पेपर में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जो पाचकी तंत्र का आतंकवाद किस पेड़ को कहा जाता है, तो बताएंगे हम लोग यूकेलिप्टस को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय वन नीति में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत पर वन रखने का लक्ष्य है, तो वह 1/3 क्षेत्र पर। कितने क्षेत्र पर? 1/3 क्षेत्र पर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य संघ राज्य क्षेत्र समूहों में जिसमें वन कुल भौगोलिक क्षेत्र के 75% से अधिक हैं
क्षेत्र पर आच्छादित है। वह कौन कौन से राज्य जिनमें से जो है उनके भौगोलिक क्षेत्र के 75% पर वन पाए जाते हैं? वो है अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मेघालय और मिजोरम। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलगिरी की मेघ बकरियाँ पाई जाती हैं। नीलगिरी की मेघ बकरियाँ कहाँ पाई जाती हैं? इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में। कहाँ पे? इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में जो है मेघ बकरियाँ पाई जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह देश जिसमें कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 70% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है, वह देश है भूटान। भूटान का जो भौगोलिक क्षेत्र है उसके 70% भाग पर क्या है? वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में सघन वनावरण का प्रतिशत है। सघन वनावरण का प्रतिशत है भारत में 3.04%। कितना? 3.04%। उसके बाद सागौन तथा साल उत्पाद है। सागौन तथा साल जो पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन में। कहाँ पे? उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वनों में पाए जाते हैं सागौन और साल। उसके बाद एक क्वेश्चन और नोट कर लीजिए कि रेलवे स्लीपर जो बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं साल के पेड़ से। किससे? साल से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं कहाँ पे? गंगा के डेल्टा में। कहाँ पे? गंगा के डेल्टा में। उसके बाद वह राज्य जिसमें उसके भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम वनाच्छेद क्षेत्र है वह है उत्तर प्रदेश। कौन सा? उत्तर प्रदेश। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था 1986 में। कब हुआ था? 1986 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइलेंट वैली स्थित है कहाँ पे? केरल में। साइलेंट वैली स्थित है केरल में। और एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फूलों की घाटी कहाँ पे है? फूलों की घाटी है उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड में। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों एवं पशुओं की सर्वाधिक विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में। कहाँ पे? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में सर्वाधिक विविधता पाई जाती है पौधों और पशुओं की। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड NAEB की स्थापना भारत सरकार द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1992 में। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT की स्थापना हुई थी 2010 में। कब हुई थी NGT की स्थापना? 2010 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन अनुसंधान संस्थान स्थित है देहरादून में। कहाँ पे? देहरादून में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सामाजिक वानिकी में प्रोत्साहित किया जाता है। सामाजिक वानिकी में प्रोत्साहित किया जाता है बहुउपयोगी वृक्षों के रोपण को। किसको? बहुउपयोगी वृक्षों के रोपण को सामाजिक वानिकी में प्रोत्साहित किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन नाश का मुख्य कारण क्या है? कृषि क्षेत्र का विकास। जहाँ पे क्या होता है, वनों की संख्या होती है वहाँ पे काट के उसको क्या किया जा रहा है? वहाँ पे खेती करना शुरू किया जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था 1980 में। कब पारित किया गया? 1980 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मृदा क्षरण को रोका जा सकता है किससे? वनारोपण से। किससे? वनारोपण से जो है मृदा क्षरण को रोका जा सकता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता वनों को काटना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। कब मनाते हैं? 29 जुलाई को बाघ दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है 3 मार्च को। कब मनाते हैं? 3 मार्च को। उसके बाद संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र कहाँ पे है? गोवा में। अगला क्वेश्चन है, नेपाल एवं भारत में वन जीवन संरक्षण प्रयासों के रूप में सेव नामक एक नया संगठन प्रारंभ किया गया है। सेव का उद्देश्य क्या है? गिद्ध का संरक्षण करना। जो गिद्धों की संख्या जो है विलुप्त होती जा रही है तो उन्हीं का संरक्षण करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुउद्देशीय वृक्षों के रोपण को प्रोत्साहित किया जाता है सामाजिक वानिकी में। किसमें? सामाजिक वानिकी में। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे है, ये देखो, वह ड्रग जो गिद्धों की समष्टि में नाश के लिए उत्तरदायी है वह है डिक्लोफेनेक सोडियम। क्या? डिक्लोफेनेक सोडियम एक दवा थी जो जानवरों को लगाई जाती थी जब जानवर बीमार हो जाते थे। तो क्या होता था, जैसे वो जानवर खत्म हो गया तो गिद्ध जो होते थे तो वही खा लेते थे जानवर को, तो वो जो दवा होती थी उसका जो है रिएक्शन हो जाता था गिद्धों के ऊपर। तो इसी की वजह से जो गिद्धों की जो प्रजाति वो बहुत ज़्यादा विलुप्त हुई है केवल यह डिक्लोफेनेक दवा की वजह है। लेकिन सरकार ने क्या किया, ये दवा जो है इसको बंद कर दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह राज्य जहाँ की जनजातीय महिलाओं ने पेड़ काटने वालों के खिलाफ सामाजिक बहिष्कार की सर्वप्रथम घोषणा की वह हिमाचल प्रदेश। भारत सरकार द्वारा बाघ परियोजना शुरू की गई थी वर्ष 1973 में। कब की गई थी? वर्ष 1973 में।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो एक विलुप्त प्राय पक्षी की प्रजाति है, आजकल भारत में पाया जाता है। कहाँ पे? राजस्थान राज्य में। द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है क्या एक विलुप्त प्राय पक्षी की प्रजाति है, वो पाया जाता है राजस्थान में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चौड़ी पत्ती सदाबहार विशेषता किसकी? सिल्वा वनों की। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सागरीय राष्ट्रीय उद्यान स्थित है मन्नार की खाड़ी में। कहाँ पे? मन्नार की खाड़ी में। अफ्रीका का वह देश जहाँ सघन उष्णार्ध वन है वह आइवरी कोस्ट। कौन सा? आइवरी कोस्ट देश है जहाँ पे सघन उष्णार्ध वन पाए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अयनवर्ती वर्षा वन पाए जाते हैं कांगो घाटी में। कहाँ पे? कांगो घाटी में। उसके बाद वह देश जहाँ उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वनाच्छिद्र है वह है जापान। कौन सा देश है? जापान देश। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग शुक्ला फांटा वन्य जीव अभयारण्य स्थित है कहाँ पे? नेपाल में। टैगा वन विशेषता किसकी है? समशीतोष्ण क्षेत्र की टैगा वन विशेषता होती है। जो टैगा वन पाए जाते हैं कहाँ पाए जाते हैं? समशीतोष्ण क्षेत्र में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है वह महाद्वीप जिसमें उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है वह महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप में जो ज़्यादातर वन पाए जाते हैं वो कैसे पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। पर्णपाती मतलब ये होता है जो पौधे वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिराते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व के वन आवरण का सर्वोच्च प्रतिशत संबंधित है शीतोष्णकटिबंधीय शंकुधारी वन से। किससे? शीतोष्णकटिबंधीय शंकुधारी वनों से विश्व के वन आवरण का सर्वोच्च प्रतिशत संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में सबसे बड़े व घने वन पाए जाते हैं ब्राजील में। कहाँ पे? ब्राजील में। अगला क्वेश्चन हमारा है येलोस्टोन नेशनल पार्क अवस्थित है कहाँ पे? यूएसए में। येलोस्टोन नेशनल पार्क अवस्थित है यूएसए में। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वनों की कटाई प्रतिबंधित करने वाला विश्व का प्रथम देश है नॉर्वे। कौन सा देश है? वनों की कटाई प्रतिबंधित करने वाला नॉर्वे। अब अगला चैप्टर हमारा खनिज संसाधन, ये पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे खनिज संसाधन के बारे में। विशेष करके जो भारत में खनिज संसाधन है उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। और हमारे चैनल में सीरीज वाइज प्ले लिस्ट बनाई गई है, आप लोग जाके देख सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं हम लोग। यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा है वह पतन जो भारत के लौह अयस्क का सर्वाधिक निर्यात करता है वह है पारादीप। कौन सा? पारादीप बंदरगाह है जो हमारा वह लौह अयस्क का सबसे ज़्यादा क्या करता है? निर्यात करता है। और पारादीप कहाँ पे है? यह है उड़ीसा में। पारादीप कहाँ पे है? यह है उड़ीसा में। ये भी पॉइंट नोट कर लीजिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है बैलाडीला खान। कौन सी खान? बैलाडीला खान। विश्व का 1/3 से अधिक कच्चा इस्पात का उत्पादन होता है चीन में। विश्व में 1/3 से अधिक जो कच्चा इस्पात होता है उसका उत्पादन कहाँ होता है? चीन में होता है। उसके बाद छत्तीसगढ़ के कोरबा का महत्व है एल्यूमिनियम उद्योग के कारण। किसके लिए? एल्यूमिनियम उद्योग के कारण जो है छत्तीसगढ़ का कोरबा बहुत ज़्यादा फेमस है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लौह क्षेत्र है। लौह क्षेत्र कुंद्रमेखु, ये कहाँ पे है? यह है कर्नाटक में। कर्नाटक में एक जगह है कुंद्रमेखु, उसमें क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। और यहाँ पे एक पॉइंट और नोट कर लीजिए, जो कुंद्रमेखु का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है घोड़े के आकार का। घोड़े के आकार का। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कई बार कि जो इनमें से घोड़े के आकार का जो है पहाड़ी कौन सी है, तो बताएंगे हम लोग कुंद्रमेखु। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राउरकेला इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की पूर्ति होती है। राउरकेला जो इस्पात संयंत्र है उसकी पूर्ति होती है केओझर खान से। कहाँ से? केओझर खान से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र का विकास संबंधित है लौह अयस्क से। किससे? लौह अयस्क से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का लगभग एकाधिकार है जस्ता पर। अब पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जस्ता उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, तो बताएंगे हम लोग राजस्थान। वह राज्य जहां तांबा का सबसे अधिक भंडार है वह राज्य है राजस्थान। भारत के 2 शीर्षस्थ बॉक्साइट उत्पादक राज्य हैं। अब अगर पेपर में पूछ लिया जाए कि बॉक्साइट में अग्रणी राज्य कौन सा है उत्पादन में, तो बताएंगे हम लोग उड़ीसा और उसके बाद है झारखंड। भारत में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा क्षेत्र है नेवेली। कहाँ पे? नेवेली में। और यहाँ पे अगर राज्य पूछा जाए
लिग्नाइट कोयला में तो बताएंगे हम लोग तमिलनाडु। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में कोयला के दो सबसे बड़े उत्पादक राज्य हैं छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। विश्रामपुर जिसके खनन के लिए प्रसिद्ध है वह है कोयला। विश्रामपुर किसके लिए फेमस है? कोयला के लिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, भारत के कोयला उत्पादन में छोटा नागपुर का योगदान है लगभग 60%। जो कोयला उत्पादन होता है उसमें से जो छोटा नागपुर है उसमें से लगभग 60% कोयला केवल वहीं प्राप्त होता है, छोटा नागपुर से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयले का सर्वाधिक उपयोग होता है किसके लिए? ऊर्जा उत्पादन के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र भारत में स्थित है। नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। झरिया कोयला क्षेत्र अवस्थित है झारखंड में। शैल तंत्रों में भारत की कोयला निचयों का मुख्य स्रोत है गोंडवाना तंत्र में। कहाँ पे? गोंडवाना तंत्र में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक मोटा कोयला स्तर पाया जाता है झरिया कोयला क्षेत्र में। और झरिया कहाँ पे है? झारखंड में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत विश्व में अग्रणी उत्पादक है किसमें? अब्रक में। भारत में सबसे बड़ी अब्रक मेखला पाई जाती है कहाँ पे? हजारीबाग, गया और मुंगेर। हजारीबाग कहाँ पे है? यह झारखंड में है। और उसके बाद जो गया और मुंगेर ये कहाँ पे? ये है बिहार में। तो जो सबसे ज़्यादा अब्रक पाया जाता है नंबर 1 में हजारीबाग, फिर गया और मुंगेर में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वह राज्य जो कच्चे अब्रक का अग्रणी उत्पादक है वह राज्य है आंध्र प्रदेश। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जस्ते का अधिकतम उत्पादक है राजस्थान। भारत में क्रोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है ओडिशा। सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर पाया जाता है मकराना में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का वह राज्य जो मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है वह है मध्य प्रदेश। भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत है कोयला। जादूगोड़ा प्रसिद्ध है यूरेनियम के लिए और यह झारखंड में। कहाँ पे है? झारखंड में है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत किसकी आपूर्ति में आत्मनिर्भर है? वह थोरियम में। किसमें? थोरियम में। भारत में मोनाजाइट पाया जाता है केरल में। भारत का वह राज्य जो एस्बेस्टस का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है आंध्र प्रदेश। भारत का वह क्षेत्र जो खनिज भंडार के नाम से जाना जाता है वह क्षेत्र है छोटा नागपुर का पठार। भारत का वह राज्य जहाँ जिप्सम प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है वह राज्य है राजस्थान। आलिया बेट तेल क्षेत्र अवस्थित है गुजरात में। और एक और नोट कर लीजिए, अंकलेश्वर। अंकलेश्वर ये भी कहाँ पे है? ये है गुजरात में। अंकलेश्वर भी गुजरात में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वह राज्य जिसे कोयाली पेट्रोलियम शोधनशाला अवस्थित है। जिसमें कोयाली पेट्रोलियम शोधनशाला स्थित है वह राज्य है गुजरात। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नून माटी का तेल शोधक कारखाना अवस्थित है कहाँ पे? असम राज्य में। और यहाँ पे और नोट कर लीजिए, डिगबोई। डिगबोई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह प्रथम तेल शोधक कारखाना था जिसकी स्थापना 1901 में हुई थी। और ये कहाँ है? ये भी असम में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जाता है अपतटीय क्षेत्र से। भारत का अग्रगण्य पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है राजस्थान। गुजरात पेट्रोलियम निगम द्वारा गुजरात का वह क्षेत्र जहाँ खनिज तेल के भंडारों का पता चला है वह कांडला क्षेत्र है। उसके बाद वह राज्य जिसमें पेट्रो रसायन उद्योगों के लिए आदर्श दफाएं पाई जाती हैं वह राज्य है गुजरात। हजीरा उर्वरक कारखाना आधारित है प्राकृतिक गैस पर। वह प्राधिकरण जिसके द्वारा हजीरा बीजापुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन निर्मित है। वह है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत हजीरा बीजापुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन का निर्माण कराया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र स्थित है जामनगर गुजरात में। नवग्राम तेल क्षेत्र स्थित है गुजरात में।
रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा भारत का वह भाग जहां प्राकृतिक गैस के प्रचुर भंडार का पता लगाया गया है वह है आंध्र प्रदेश का अपतटीय क्षेत्र। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात में जहां हाल ही में तेल भंडार पाया गया है वह है स्थान अंकलेश्वर। ज्वारी ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है खंभात की खाड़ी, और ये कहाँ पे है? यह गुजरात में। खंभात की खाड़ी कहाँ पे है? यह गुजरात में। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोनबास क्षेत्र प्रसिद्ध है कोयला के लिए। उसके बाद विश्व के कोयले का आधे से अधिक उत्पादन प्राप्त होता है चीन एवं भारत में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला उत्खनन हेतु प्रसिद्ध क्षेत्र है कारागांडा कजाकिस्तान में। विश्व में लौह अयस्क के 3 अग्रणी उत्पादक हैं ऑस्ट्रेलिया, चीन और फिर है ब्राज़ील। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, वह देश जिसमें बाजार आधारित लौह एवं इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं वह है जापान। उसके बाद जापान का पिट्सबर्ग कहा जाने वाला नगर है यावाता को। जापान का पिट्सबर्ग कहते हैं किसको? यावाता को। उसके बाद बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक देश है ऑस्ट्रेलिया। बॉक्साइट अयस्क है एल्यूमिनियम का। उसके बाद जापान लगभग आत्मनिर्भर है तांबा में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उष्णकटिबंधीय उच्च प्रदेशों के एंडीज क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय खनिज है तांबा। हीरे के लिए प्रसिद्ध किम्बरले खान अवस्थित है। किम्बरले खान कहाँ पे है? दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। संगमरमर है, संगमरमर है कांतित चट्टान। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में यूरेनियम का प्रमुख भंडार पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। कोयले का वह प्रकार जिसमें अपेक्षा से अधिक प्रतिशत कार्बन होता है वह होता है एंथ्रेसाइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है। कपास का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है यूएसए। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, भारत में हीरे की खानें अवस्थित हैं कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक है मैक्सिको। उसके बाद हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है रूस। संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली अवस्थित है कहाँ पे? कैलिफोर्निया में। कहाँ पे? कैलिफोर्निया में। उसके बाद देखो यहाँ पे महासागरीय जलधाराएं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इससे एक क्वेश्चन जरूर पेपर में पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से पढ़ना और इसको नोट भी कर सकते हो अपनी कॉपी में। और क्वेश्चन तो सभी इंपॉर्टेंट लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अब यहाँ पे देखो प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराएं बताई गई इधर, और इधर प्रशांत महासागर की ठंडी जलधाराएं बताई गई हैं। और देखो पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें से प्रशांत महासागर की जो जलधाराएं हैं इनमें से 3 दे देगा और एक कोई दूसरी देगा। फिर पूछेगा इनमें से कौन सी प्रशांत महासागर की जलधारा नहीं है, या फिर ऐसे देता है, ऐसा क्वेश्चन आता है कि पूछता है इनमें से कौन सी गर्म जलधारा है और कौन सी ठंडी जलधारा है। तो ये आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। अब इसमें पहला क्वेश्चन हमारा है, देखो प्रशांत महासागर की, पहले हम लोग पढ़ते हैं प्रशांत महासागर की जो गर्म जलधाराएं हैं। अब देखो यहाँ पे प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराएं कौन कौन सी हैं? उत्तरी विषुवतीय रेखीय जलधारा, क्यूरोसियोग जलधारा, उत्तरी प्रशांत जल प्रवाह, ये क्या है? ये सब गर्म जलधारा है प्रशांत महासागर की। उसके बाद अगला है अलास्का की जलधारा, एल नीनो जलधारा, सुसीमा की जलधारा और दक्षिणी विषुवतीय जलधारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा और लास्ट वाली है विपरीत विषुवतरेखीय जलधारा। ये सारी कैसी जलधारा हैं? ये सारी हैं गर्म जलधाराएं। और किसकी हैं? ये प्रशांत महासागर की। उसके बाद अब पढ़ लेते हैं हम लोग प्रशांत महासागर की जो ठंडी जलधाराएं हैं उनके बारे में। अब देखो यहाँ पे प्रशांत महासागर की ठंडी जलधाराएं कौन कौन सी हैं? क्यूराइल विषुवतीय रेखीय जलधारा, कैलिफोर्निया की जलधारा, हम्बोल्ट या पेरुवियन की जलधारा या फिर पेरू की जलधारा बोल सकते हैं इसको। और इसके बाद अगला है अंटार्कटिका की जलधारा। तो ये सारी जलधाराएं जो हैं ये हैं ठंडी जलधाराएं प्रशांत महासागर की। एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग प्रशांत महासागर की ठंडी जलधाराएं कौन कौन सी हैं? क्यूराइल विषुवतीय रेखीय जलधारा, कैलिफोर्निया की जलधारा, हम्बोल्ट या पेरू की जलधारा या फिर अंटार्कटिका की जलधारा। ये सारी जलधाराएं जो हैं ये हैं ठंडी जलधाराएं। तो सारी आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद देखो यहाँ पे दिया गया है अटलांटिक महासागर की गर्म जलधाराएं, इधर दिया गया है अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधाराएं। अब यहाँ पे देखो पहले हम लोग देखते हैं गर्म जलधाराओं के बारे में। जैसे कि पहला है उत्तर विषुवतीय रेखीय जलधारा, गल्फ स्ट्रीम जलधारा, फ्लोरिडा जलधारा, दक्षिण विषुवतीय रेखीय जलधारा, ब्राज़ील जलधारा, विपरीत विषुवतीय रेखीय या फिर उसे बोलते हैं गिनी जलधारा।
विपरीत विषुवत रेखीय जलधारा या फिर गिनी जलधारा। तो ये सारी जलधाराएं जो हैं ये कैसी हैं, गर्म जलधाराएं हैं। अब पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो है इनमें से कौन सी गर्म जलधारा है अटलांटिक महासागर की, तो ये सारी याद रखना है, एक एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और एक और देखो, इरमिंगर या फिर इरमिंजर की जलधारा, ये सात जो हैं, ये सात जलधाराएं जो हैं ये क्या है, गर्म जलधारा है अटलांटिक महासागर की। उसके बाद इधर दिया गया है ठंडी जलधाराएं, कौन कौन सी है, लेब्राडोर की जलधारा, बेंगुएला की जलधारा, कनारी जलधारा, पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा, अंटार्कटिका की जलधारा और फॉकलैंड की जलधारा। ये सारी हैं कैसी, ठंडी जलधारा हैं और किसकी हैं, अटलांटिक महासागर की, ये सारी हैं ठंडी जलधाराएं। तो ये भी याद रखना है आप लोगों को। ये सारे पॉइंट जो हैं ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सारे आप लोगों को याद रखना, इससे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। उसके बाद अगला है हिंद महासागर की गर्म एवं स्थायी जलधाराएं, इधर दिया गया है। इधर हिंद महासागर की ठंडी एवं स्थानीय जलधाराएं दी गई हैं। अब यहाँ पे देखो हिंद महासागर की जो गर्म जलधाराएं कौन कौन सी हैं, दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा, मोजाम्बिक की जलधारा और अगुलहास की जलधारा। उसके बाद पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की जलधारा और पछुआ पवन प्रवाह, ये कैसी हैं, ठंडी जलधाराएं हैं हिंद महासागर की। और ये वाली जो हैं ये सारी हैं गर्म जलधाराएं। अब यहाँ देखो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में। अब यहाँ पे देखो जनजाति दिया गया है, इधर संबंधित देश और क्षेत्र दिया गया है। अब यहाँ पे देखो एस्किमो कहाँ पे है, ग्रीनलैंड और कनाडा में पाई जाती है एस्किमो जनजाति। किर्गिज जनजाति पाई जाती है मध्य एशिया में, और माओरी जनजाति पाई जाती है न्यूजीलैंड में। उसके बाद रेड इंडियन जनजाति पाई जाती है उत्तरी अमेरिका में, पिग्मीज पाई जाती है कांगो बेसिन में, और उसके बाद बोरा जो जनजाति वो पाई जाती है ब्राज़ील में। उसके बाद अगला है मसाई जनजाति पाई जाती है पूर्वी अफ्रीका, कीनिया और तंजानिया में। उसके बाद इकंथा पाई जाती है दक्षिण अफ्रीका में। उसके बाद है वेदा, वेदा पाई जाती है श्रीलंका में, और हैदा पाई जाती है अमेरिका में। उसके बाद है निग्रो, निग्रो पाई जाती है मध्य अफ्रीका में, और तारतार पाई जाती है साइबेरिया में। उसके बाद सेमांग, सेमांग पाई जाती है मलेशिया में, और बद्दू पाई जाती है अरब मरुस्थल में। अब यहाँ पे देखो दिया गया है विश्व की प्रमुख वनस्पतियों के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। अब यहाँ पे देखो वनस्पति दिया गया है, इधर दिया गया संबंधित क्षेत्र। अब देखो यहाँ पे पहला जो है ट्रोपोफाइट वनस्पति, उसके बारे में क्या है कि उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली घास एवं वनस्पति। जो उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली घास और वनस्पतियाँ जो होती हैं, जो उष्णकटिबंधीय जलवायु में होती हैं, उन्हें बोलते हैं ट्रोपोफाइट। क्या बोलते हैं, ट्रोपोफाइट। उसके बाद दलदली एवं भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्रता वाली वनस्पति, जो दलदली एवं भूमध्य रेखीय क्षेत्र में जो पाई जाते हैं उन्हें बोलते हैं हाइग्रोफाइट। और उसके बाद उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों की वनस्पतियाँ जो होती हैं उन्हें बोलते हैं हम लोग जेरोफाइट। मरुस्थलीय क्षेत्र में वो वनस्पतियाँ पाई जाती है जिनमें से क्या होता है, जहाँ पे पानी की कमी होती है ना, जो रेगिस्तान एरिया होता है, वहाँ पे जो मरुस्थल पाई जाती हैं वनस्पतियाँ उनको बोलते हैं जेरोफाइट। उसके बाद जल प्लावित क्षेत्रों की वनस्पतियाँ जो होती हैं उनको बोलते हैं हाइड्रोफाइट। जल प्लावित मतलब जो पानी में उगती हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इसमें से शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की वनस्पतियाँ। जो वनस्पतियाँ शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाती हैं उन्हें बोलते हैं मेसोफाइट। और उसके बाद टुंड्रा एवं शीत प्रधान क्षेत्रों की वनस्पतियाँ, टुंड्रा क्षेत्रों और जो शीत प्रधान ठंडी जगह में जो पाई जाती है उनको बोलते हैं क्रायोफाइट। उसके बाद नमकीन क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पतियाँ उनको बोलते हैं हेलोफाइट। उसके बाद अगला है कड़ी चट्टानों में उगने वाली वनस्पतियाँ, उनको बोलते हैं लिथोफाइट। तो इसके सारे पॉइंट कंप्लीट हो गए। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हम लोग। अब अगला पॉइंट दिया गया यहाँ पे देखो विश्व की प्रमुख जलसंधियों के बारे में। विश्व की प्रमुख जलसंधियों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे दिया गया जलसंधि, और यहाँ पे दिया गया किस किस को जोड़ती है, और भौगोलिक स्थिति मतलब कहाँ कहाँ पे ये है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पहला दिया गया है, पहला दिया गया यहाँ पे मलक्का जलसंधि किसको किसको जोड़ती है, अंडमान सागर एवं दक्षिणी चीन सागर को। और कहाँ पे है, किसके किसके बीच में, इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में। उसके बाद पाक जो है, पाक जलसंधि मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है और भारत और श्रीलंका के मध्य है। उसके बाद नेक्स्ट है लुजोन, लुजोन जलसंधि दक्षिण चीन सागर और फिलीपींस सागर को जोड़ती है, यह ताइवान और फिलीपींस के बीच। उसके बाद अगली है बेरिंग जलसंधि। अब ये किसको किसको जोड़ती है, बेरिंग सागर और चुक्सी सागर को, और यह है अलास्का और रूस के बीच। उसके बाद डेविस जलसंधि किसके बीच है, बेफिन खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर के बीच। और कौन कौन से देशों के मध्य, ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में।
उसके बाद डेनमार्क, डेनमार्क जलसंधि उत्तरी अटलांटिक सागर और आर्कटिक सागर को जोड़ती है और आइसलैंड और ग्रीनलैंड के बीच में है। उसके बाद अगला है डोवर जलसंधि इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ती है और इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में है यह। उसके बाद अगली है हडसन जलसंधि। हडसन जो है जोड़ती है हडसन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को, और ये कहाँ पे, यह है कनाडा में। उसके बाद जिब्राल्टर जलसंधि भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, यह है स्पेन और मोरक्को के बीच में। और उसके बाद कोरिया, कोरिया जो है जापान सागर एवं पूर्वी चीन सागर को जोड़ती है और ये कहाँ पे है, जापान और कोरिया के मध्य में है। उसके बाद मैगलन, मैगलन जलसंधि प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, यह है चिली में। उसके बाद अगला है फ्लोरिडा जलसंधि, यह है मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है और यह है अमेरिका और क्यूबा के मध्य में। उसके बाद बॉस, बॉस जलसंधि तस्मान सागर और दक्षिणी सागर को जोड़ती है, यह है ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद कुक जलसंधि दक्षिणी प्रशांत महासागर और तस्मान सागर को जोड़ती है, यह है न्यूजीलैंड में। उसके बाद फुंडा जलसंधि, फुंडा जलसंधि जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है, यह है इंडोनेशिया में। उसके बाद नेक्स्ट है टोकरा जलसंधि, यह जोड़ती है पूर्वी चीन सागर और प्रशांत महासागर को, यह है जापान में। उसके बाद है युकाटन जलसंधि, यह जोड़ती है मैक्सिको की खाड़ी व कैरिबियन सागर को और यह मैक्सिको और क्यूबा के मध्य में है। उसके बाद ओरंटो जलसंधि, यह जोड़ती है एड्रियाटिक सागर व आयोनियन सागर को और यह इटली और अल्बानिया के मध्य में। उसके बाद अगला है नॉर्थ चैनल। नॉर्थ चैनल आयरिश सागर व अटलांटिक महासागर को जोड़ता है और किसके किसके बीच में है, आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच में। उसके बाद हार्मुज जलसंधि, यह फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है और यह ओमान और ईरान के मध्य में। अगला टारस जलसंधि, टारस जलसंधि आराफुरा सागर एवं पापुआ की खाड़ी को जोड़ती है और यह न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। उसके बाद नेक्स्ट है डार्डेन लीज, डार्डेन लीज जलसंधि मरमरा सागर एवं एजियन सागर को जोड़ती है और यह है टर्की में। उसके बाद बॉस्फोरस जलसंधि काला सागर एवं मारमरा सागर को जोड़ती है, यह है टर्की में। उसके बाद बेले आइले, बेले आइले जलसंधि सेंट लॉरेंस खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, यह है कनाडा में। उसके बाद नेक्स्ट है फोबेक्स, फोबेक्स जलसंधि तस्मान सागर एवं जावा सागर को जोड़ती है और यह है न्यूजीलैंड में। उसके बाद कारीमाटा जलसंधि यह दक्षिणी चीन सागर और जावा सागर को जोड़ती है और कहाँ पे है, इंडोनेशिया में है। उसके बाद है मकास्कार, मकास्कार जो है जावा सागर और सेलेबीज सागर को जोड़ती है और यह है इंडोनेशिया में। उसके बाद नेक्स्ट है सुगारू जलसंधि, सुगारू जलसंधि जापान सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है और यह है जापान और दक्षिण कोरिया में। उसके बाद है सुसीमा जलसंधि, यह जोड़ती है जापान सागर और पूर्वी चीन सागर को, यह है जापान में। उसके बाद अगला है बावल मंदेब, मावल बंदेब जो है वो जोड़ती है लाल सागर और अदन की खाड़ी को, यह है यमन और जिबूती में, यमन और जिबूती के मध्य में। अब यहाँ पे देखो दिए गए विश्व की प्रमुख झीलों के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे विश्व की प्रमुख झीलों के बारे में। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे पहली है कैस्पियन सागर, झील का नाम है कैस्पियन सागर और संबंधित क्षेत्र कहाँ पे, रूस में, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और ईरान, इसके संबंधित क्षेत्र हैं। ये उसको क्षेत्रफल कितना है, 3,71,000 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद सुपीरियर झील कहाँ पे है, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा में है और इसका क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल देखो हम लोगों नहीं पढ़ेंगे, क्षेत्रफल ये नहीं पूछा जाता, बेकार में इतना क्यों टाइम बर्बाद करना है ना। यहाँ देखो है विक्टोरिया झील, विक्टोरिया झील कहाँ पे, केनिया, युगांडा और तंजानिया में। उसके बाद नेक्स्ट है अरल सागर झील, अरल सागर झील कहाँ पे, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में। उसके बाद ह्यूरन झील संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में। मिशिगन झील संयुक्त राज्य अमेरिका में। उसके बाद तागिनाका झील बुरुंडी, तंजानिया, जाम्बिया, कांगो और लोकतांत्रिक गणराज्य में। उसके बाद बैकाल झील रूस में। उसके बाद अगला है मलावी झील, मलावी झील मलावी तथा मोजाम्बिक और तंजानिया में है। उसके बाद ग्रेट स्लेव झील यह कनाडा में। उसके बाद इरी झील, इरी झील है संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा में। उसके बाद विनिपेग झील संबंधित है कनाडा से। उसके बाद नेक्स्ट है ओंटेरियो झील, ओंटेरियो झील संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा संबंधित है। उसके बाद बाल्खफ झील कहाँ पे, कजाकिस्तान में। चांड झील नाइजीरिया, नाइजर व चाड और कैमरून में। लडोगा झील है रूस में। उसके बाद ओनेगा झील ये भी है रूस में। उसके बाद अगला है आयर झील, आयर झील है ऑस्ट्रेलिया में।
उसके बाद टिटिकाका झील पेरू और बोलीविया में। उसके बाद निकारागुआ झील, यह निकारागुआ में। उसके बाद आथाबास्का झील, ये कनाडा में है। रेनडियर झील कनाडा में है। रुडोल्फ झील केनिया में है। उसके बाद अगला है इसिक्कुल झील, इसिक्कुल झील है किर्गिस्तान में। और इस चैप्टर से संबंधित हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे भारत एवं विश्व का, अगले चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल। और उसमें से हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व का 7वां बड़ा देश है। विश्व का 7वां बड़ा देश है क्षेत्रफल के हिसाब से भारत। कौन सा देश है? भारत। अगर वहीं पे पूछ लिया जाए जनसंख्या के हिसाब से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो बताएंगे हम लोग भारत। और अगर क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश पूछा जाए तो बताएंगे हम लोग रूस। रूस नंबर 1 पे है, ठीक है। उसके बाद 7वें नंबर पर हमारा देश है भारत। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है गुजरात राज्य है। उसके बाद जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र, यहाँ पे जहाँ पे भारत लिखा है, यहाँ पे दूसरा जहाँ पे है, यहाँ पे कर लीजिए पहला, यहाँ पे कर लीजिए पहला राष्ट्र कौन सा है? भारत है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की भूमि सीमा का विस्तार है लगभग 15,200 किलोमीटर। भारत की भूमि सीमा का विस्तार कितना है? 15,200 किलोमीटर। उसके बाद भारतीय उपमहाद्वीप का वह देश जहाँ राष्ट्रपति प्रणाली का शासन है वह श्रीलंका। प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिण बिंदु कन्याकुमारी स्थित है। कहाँ पे स्थित है? भूमध्य रेखा पर स्थित है। और यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो दक्षिणी पॉइंट है वो कौन सा है, तो उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है उसका? इंदिरा पॉइंट। उसका नाम इंदिरा पॉइंट है। और ये भूमध्य रेखा से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, भूमध्य रेखा से कितना दूर है, तो बताएंगे हम लोग 876 किलोमीटर। कितना दूर है? 876 किलोमीटर दूर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 8 राज्यों से। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। उसके बाद 80 डिग्री पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मिलन बिंदु कहाँ पे है? वह है मध्य प्रदेश में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है अंडमान को निकोबार द्वीप से। मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा बनाता है 8 डिग्री चैनल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 डिग्री चैनल अवस्थित है लक्षद्वीप तथा मिनिकॉय के बीच। 9 डिग्री चैनल अवस्थित है लक्षद्वीप तथा मिनिकॉय के बीच। उसके बाद भारत का वह राज्य जहाँ सूरज सबसे पहले दिखाई देता है वह राज्य है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश राज्य है जहाँ पर भारत में सबसे पहले सूरज दिखाई देता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का दूरस्थ दक्षिण बिंदु है वह इंदिरा पॉइंट है। उसके बाद रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है भारत एवं पाकिस्तान के बीच। डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा बनाती है? तो अफगानिस्तान के साथ। किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ। यहाँ पे देखो पहले था क्या, यहाँ पे जो डूरंड लाइन है ये भारत और अफगानिस्तान के साथ सीमा बनाती है। यहाँ पे देखो ये जो क्वेश्चन है, डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है, तो यहाँ पे जो भारत है यहाँ पे लिख लीजिए पाकिस्तान। यहाँ पे मिस्टेक हो गई प्रिंट में, इसमें बुक में, यहाँ पे कर लीजिए पाकिस्तान। तो यहाँ पे जो डूरंड लाइन है वह है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। किसके बीच में है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्राचीनतम भाग है दक्कन का पठार। उसके बाद सिलवासा राजधानी है दादरा एवं नगर हवेली की। उसके बाद भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र जनसंख्या में है दिल्ली। अगर पूछ लिया जाए पेपर में कि जो जनसंख्या के आधार पर भारत का जो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो बताएंगे हम लोग दिल्ली। उसके बाद सारनाथ स्थित है कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में है। और यहीं पे गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। किसने? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में से क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है लद्दाख। कौन सा है? लद्दाख। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, उत्तर पूर्व की 7 बहनों के परिवार में 8वीं बहन सम्मिलित हुई है वह है सिक्किम। कौन है? सिक्किम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह राज्य जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है वह त्रिपुरा। भारत का सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेश है वह है लक्षद्वीप। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह शहर जो भारत के किसी राज्य की राजधानी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा गुवाहाटी। ऐसे तो बहुत से राज्य है, लेकिन यहाँ पे देखो कुछ क्वेश्चन जो है अजीब टाइप के दिए हैं। देखो जैसे ये क्वेश्चन है, वह नगर जो भारत के किसी राज्य की राजधानी नहीं है, तो ऐसे तो बहुत से नगर है जो राजधानी नहीं है, लेकिन यहाँ पे कोई पुस्तक का क्या है,
ये कोई क्वेश्चन आया होगा पेपर में, उसमें से क्वेश्चन आया होगा तो उसी को उठा के यहाँ पे दे दिया गया है। अब अगला क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है भारत एवं चीन के बीच। अब यहाँ पे देखो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है यहाँ पे, भारत के 7 पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं की लंबाई। अब एक क्वेश्चन यही पेपर में पूछा जाता है कि जो भारत की सीमा रेखा कितने देशों के साथ मिलती है, तो बताएंगे हम लोग 7 देशों के साथ। कितने साथ? 7 देशों के साथ। अब यहाँ पे देखो पहला है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ जो भारत की सीमा लगी हुई कितने किलोमीटर की है? 4096.7 किलोमीटर, 4096.7 किलोमीटर की है। उसके बाद कौन कौन से राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं? वो है असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा व पश्चिम बंगाल, ये राज्य हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं, बांग्लादेश के साथ सीमा बनाने वाले राज्य हैं असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। उसके बाद चीन के साथ भारत की सीमा रेखा है 3488 किलोमीटर की, और इसके साथ लगे राज्य कौन से हैं जो सीमा बनाते हैं चीन के साथ? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद पाकिस्तान है। पाकिस्तान के साथ जो है भारत सीमा बनाता है 3323 किलोमीटर की। अब इसके साथ कौन से राज्य सीमा बनाते हैं पाकिस्तान के साथ? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। उसके बाद अगला है नेपाल। नेपाल के साथ कौन कौन से राज्य हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड। ये राज्य जो हैं वो नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं, और कितने किलोमीटर की? 1751 किलोमीटर की। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है म्यांमार। म्यांमार के साथ भारत की सीमा जो है 1643 किलोमीटर की है। म्यांमार के साथ सीमा बनाने वाले राज्य कौन से? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। उसके बाद है भूटान। भूटान की सीमा कितनी है? 699 किलोमीटर भारत के साथ जुड़ा हुआ है। उसके बाद सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद अगला है अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान के साथ कितनी सीमा मिलती है भारत की? 106 किलोमीटर की मिलती है, और ये कहाँ पे मिलती है? लद्दाख, वो भी जो पाक अधिकृत है। अब पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार कि जो है सबसे ज़्यादा सीमा रेखा किसके साथ मिलती है, तो बांग्लादेश के साथ बताएंगे हम लोग। भारत की जो सीमा है सबसे ज़्यादा मिलती है बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर की है, और उसके बाद सबसे कम बताएंगे अफगानिस्तान के साथ। किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वह राज्य जिसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं वह है त्रिपुरा। वह राज्य जिसकी सीमा बांग्लादेश और म्यांमार से लगी हुई है वह है मिजोरम। उसके बाद म्यांमार सीमा के सहारे भारतीय राज्यों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है। अब क्या बताना है? म्यांमार सीमा से जो लगे हुए हैं राज्य, उनका बताना है उत्तर से दक्षिण क्रम क्या है। तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है पहले, फिर है नागालैंड, फिर है मणिपुर और फिर मिजोरम। ये क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा कि उत्तर से दक्षिण क्रम बताइए, लेकिन ये जरूर पूछेगा कि जो म्यांमार के साथ कौन कौन से राज्य हैं भारत जो सीमा बनाते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यही याद रखना है। उसके बाद भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है तट से 12 समुद्री मील तक। कितना? तट से 12 समुद्री मील तक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ग्रीनविच यमोत्तर और भूमध्य रेखा के एक दूसरे को काटती हैं कहाँ पे? अटलांटिक महासागर, गिनी की खाड़ी में, नल आइलैंड के पास में। उसके बाद एक क्षैतिज रेखा है जिसके द्वारा ऊंचाई तथा गहराई की पैमाइश की जाती है, वो उस रेखा को बोलते हैं डेटम रेखा। क्या बोलते हैं? डेटम रेखा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो रेखा है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य में है। उसके बाद किसी जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए अपनाना चाहिए देशांतर अपनाना चाहिए। वह देशांतर जो प्रधान यमोत्तर के साथ ग्लोब पर बृहत वृत्त का निर्माण करता है वह है 180 डिग्री। और अगला क्वेश्चन है, वह नदी जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है वह जायरो नदी या फिर इसे बोलते हैं कांगो नदी। क्या बोलते हैं? कांगो नदी बोलते हैं। उसके बाद भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों जिस महाद्वीप से गुजरते हैं वह महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हारनाव अफ्रीका के अंग हैं। हारनाव अफ्रीका के अंग कौन से हैं? इरित्रिया, सोमालिया, इथोपिया तथा जिबूती देश जो है ये हारनाव अफ्रीका के अंग हैं। उसके बाद समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखाएं हैं आइसोगोनिक रेखाएं। जो समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखाएं होती हैं उन्हें बोलते हैं आइसोगोनिक रेखाएं। उसके बाद उन महाद्वीपों का नाम बताइए जो एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं। वो महाद्वीप है अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका। कौन कौन से? अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका। उसके बाद वह महाद्वीप जिसमें देशों की संख्या अधिकतम है वह अफ्रीका महाद्वीप है और इसमें कुल देशों की संख्या है 54। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है,
वह महाद्वीप जिसके उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है वह है यूरोप। यूरोप महाद्वीप में सबसे ज़्यादा क्या है, मैदानी क्षेत्र पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वह देश समूह जिसकी सीमा इजराइल से लगी हुई है वह देश है लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र। उसके बाद दक्षिण पूर्वी एशिया में एकमात्र स्थल और देश है वो है लाओस। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, वह देश जो भौगोलिक रूप में अमेरिका में स्थित होने पर भी राजनीतिक दृष्टिकोण से यूरोप का भाग है वह है ग्रीनलैंड। उसके बाद दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है पाकिस्तान। संसार में सर्वाधिक नगरीकृत देश है सिंगापुर। जनसंख्या के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा इस्लामिक राष्ट्र है इंडोनेशिया। बेनेलक्स देश कहे जाते हैं बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। ये तीनों देश जो है इन्हें बोला जाता है बेनेलक्स देश। उसके बाद दक्षिण अमेरिका का सबसे घना बसा देश है वह है इक्वाडोर। अंतर महाद्वीप देश है टर्की। लोक नगरीय सातत्य के विचार को उस आधार पर विकसित किए गए जो अध्ययन किए गए हैं मैक्सिको में। कहाँ पे? मैक्सिको में लोक नगरीय सातत्य विचार के उस आधार पर विकसित किया गया है जो अध्ययन किए गए हैं मैक्सिको में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजरबैजान की राजधानी बाकू स्थित है कैस्पियन सागर किनारे। अब पेपर में यही क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि अजरबैजान की राजधानी क्या है, तो बताएंगे हम लोग बाकू, और कहाँ पे स्थित है? कैस्पियन सागर के तट पर। उसके बाद संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है आबू धाबी। यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है एबरडीन को। एल अकीला स्थित है इटली में। मैगिनाट रेखा थी फ्रांस और जर्मनी के बीच। वह देश जो भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है वह बांग्लादेश। झुकी मीनार के लिए प्रसिद्ध पीसा स्थित है इटली में। सूर्योदय का देश नाम से प्रसिद्ध देश है जापान। संयुक्त राज्य अमेरिका का वह राज्य जिसको ब्लू ग्रास स्टेट भी कहा जाता है वह केंटकी। वह देश जिसे विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है क्यूबा। वह नगर जिसको पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है ओसाका। टर्की का वह नगर जो पश्चिम का द्वार कहलाता है वह इस्तांबुल। राजाओं की घाटी अवस्थित है मिस्र में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वह जल डमरू मध्य जो एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है वह है बेरिंग जल डमरू मध्य। एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करने वाला कौन सा जल डमरू मध्य वह है बेरिंग जल डमरू मध्य। उसके बाद लोमबोक जल डमरू मध्य जिन दो द्वीपों के मध्य स्थित है वो है बाली एवं लोमबोक। अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है पनामा नहर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोवर जल संधि जोड़ती है इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को। वह जल डमरू मध्य जो एक सुरंग के द्वारा यूनाइटेड किंगडम तथा फ्रांस को जोड़ती है वह है स्ट्रेट ऑफ डोवर। उसके बाद पाक जल संधि समुद्री सीमा बनाती है भारत और श्रीलंका के बीच। पाक जल संधि समुद्री सीमा बनाती है भारत और श्रीलंका के बीच। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी के बीच पाई जाती है हार्मुज जल संधि। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच पाई जाती है हार्मुज जल संधि। डेन्यूब नदी के तट पर स्थित शहर हैं वियना, ब्रातिस्लावा, बुडापेस्ट और बेलग्रेड। अगला क्वेश्चन है, श्वेत नील और नीली नील नदियों के संगम पर अवस्थित है खार्तूम। उसके बाद मैक्सिको एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य रियो ग्रांडे नदी सीमा बनाती है। मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच कौन सीमा बनाता है वह रियो ग्रांडे नदी। उसके बाद अगला पार्ट हमारा है जलवायु तथा मौसम के बारे में। अब इसमें पहला क्वेश्चन हमारा है, भारत में मानसून उत्पन्न करने वाली पवन है दक्षिण पश्चिम पवन। भारत की जलवायु पर प्रभुत्व है किसका? मानसून का। भारत का वह राज्य जहाँ मानसून सबसे पहले पहुँचता है वह केरल राज्य। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक ऐसे क्षेत्र में जहाँ वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और ढलाव पहाड़ी स्थल है किसकी खेती अभिवृद्ध होगी? तो वहाँ पे चाय की खेती ज़्यादा की जाती है। जहाँ पे वर्षा 200 सेंटीमीटर हो और क्या होता है ढलाव पहाड़ी स्थल हो वहाँ पे चाय की खेती करना सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है। उसके बाद उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है वह तमिलनाडु। भारत का वह स्थान जहाँ पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है वह है लेह। भारत के उत्तरी मैदानों में शीत वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा। और इसके बाद कलकत्ता में वायु प्रदूषण में सर्वाधिक योगदान है लघु औद्योगिक इकाइयों का। किसका? लघु औद्योगिक इकाइयों का। अधिकतम औसत वार्षिक वाला राज्य है केरल। हरियाली योजना संबंधित है जल प्रबंधन से।
भारत का वह क्षेत्र जहाँ शीतकाल में वर्षा होती है वह उत्तर पश्चिम क्षेत्र। शुष्कता दफा संदर्भित है निम्न आर्द्रता से। भारत में वर्षा की उच्चतम मात्रा वाला स्थान है मसिनराम, और यह मेघालय में। कहाँ पे? मेघालय में। और उसके बाद लौटती मानसून से वर्षा होती है कोरोमंडल तट पर। और उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय मानसून उस समय प्रबल होता है जब ला नीना प्रबल होता है। क्या होता है? ला नीना जब प्रबल होता है उसी समय भारतीय मानसून भी अपने उच्चतम बिंदु पर होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वर्ष भर शुष्क रहता है चिली, वनस्पति जलवायु का सही सूचक है। यह कथन संबंधित है कोपेन से। अर्जेंटीना में खेती के लिए मुख्य क्षेत्र है पंपास का मैदान। विश्व का सबसे ठंडा स्थान है बरखोयांसक रूस में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वह महाद्वीप जिसमें सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध है वह एशिया महाद्वीप। मरुस्थल परिभाषित किया जाता है उस क्षेत्र के रूप में जहाँ वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है। मरुस्थल उस क्षेत्र को बोला जाता है जहाँ पर क्या होता है, वार्षिक वर्षा जो है 25 सेंटीमीटर से कम होती है। उसके बाद पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र है अटाकामा मरुस्थल। पृथ्वी के अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र पर फैला हुआ है आंध्र प्रदेश। क्या है? पृथ्वी के अधिकतम क्षेत्र पर फैला हुआ है आंध्र प्रदेश। उसके बाद अंतःउष्णकटिबंधीय अपसरण की गति जो वर्षा प्रतिरूप को मुक्त प्रभावित करती है वह मानसूनी जलवायु। क्या है? मानसूनी जलवायु। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास की कृषि के लिए अनुकूल दशाएं हैं गर्म, आर्द्र तथा दीर्घ ग्रीष्मकाल। कपास की खेती के लिए कैसी अनुकूल दशाएं होनी चाहिए? जलवायु की होनी चाहिए गर्म, आर्द्र और दीर्घ ग्रीष्मकाल। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। अगला पार्ट हमारा टाइम जोन के बारे में। इसमें से पहला क्वेश्चन है, वह तिथि जब दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है वह है 21 जून। उसके बाद इक्विनॉक्स, वर्ष के दो काल जब दिन और रात बराबर होते हैं वह 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात जो होते हैं वो बराबर होते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उन्नतांश होता है 66.5 डिग्री। उसके बाद वह तिथि जब सबसे बड़ा दिन होता है वह 21 जून। दिन और रात लगभग समान होते हैं भूमध्य रेखा पर। भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है 82 डिग्री एंड 30 जो है पूर्वी देशांतर को कहा जाता है भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा। और ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है और इलाहाबाद के पास मिर्ज़ापुर के निकट नैनी स्थान जो है वहीं से भारत का मानक समय लिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधान यामोत्तर है। प्रधान यामोत्तर बोला जाता है 0 डिग्री देशांतर को। उसके बाद भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर को। उसके बाद भारतीय मानक समय यामोत्तर के सबसे नज़दीक स्थित है वह मिर्ज़ापुर। उसके बाद भारतीय मानक समय लिया जाता है प्रयागराज नैनी से। और भारत का ग्रीनविच कहा जाने वाला स्थान है, भारत का ग्रीनविच कहा जाने वाला स्थान कौन सा है? वो है उज्जैन। और भारत का जो समय वो जीएमटी से कितना आगे है, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। तो जीएमटी से 5.5 घंटा आगे। कितना? 5.5 घंटा आगे है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास के बारे में। और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे। पहला क्वेश्चन हमारा है, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से घटते क्रम में राज्य हैं। तो घटते क्रम में पूछा गया है तो कौन कौन से हैं? बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश। अब यहाँ पे अगर पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है तो बताएंगे हम लोग बिहार का। किसका? बिहार का। उसके बाद है पश्चिम बंगाल, फिर केरल, फिर उत्तर प्रदेश। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार वह राज्य जिसमें महिला साक्षरता दर सबसे कम है वह राज्य है राजस्थान। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वह राज्य जो जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान पर है 2011 की जनगणना के अनुसार वह राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र क्या है? जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय स्थान पर है और क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान पर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वह जनगणना वर्ष जिसमें जनसंख्या वृद्धि सबसे कम थी वह वर्ष था 1951। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक
जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है वह है बिहार। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के राज्यों में से वह राज्य जिसकी नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत न्यूनतम है वह है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में जो ज़्यादातर लोग हैं वो गाँवों में रहते हैं, उसकी नगरीय जनसंख्या जो है बहुत कम है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार वह केंद्र शासित प्रदेश जिसका लिंग अनुपात न्यूनतम है वह है दमन और दीव। कितना है? दमन और दीव, इसका लिंग अनुपात कितना है? 618 है। उसके बाद 2011 की जनगणना के अनुसार वह राज्य जिसमें ग्रामीण एवं शहरी दोनों में सिर्फ लिंगानुपात न्यूनतम है वह राज्य है हरियाणा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है 2011 की जनगणना के अनुसार वह राज्य जिसमें अनुसूचित जाति की जनसंख्या शून्य है वह राज्य है नागालैंड। नागालैंड में अनुसूचित जाति जो है उनकी संख्या क्या है? एकदम शून्य है। उसके बाद जनगणना वर्षों में वह वर्ष जिसमें भारत जनांक की इतिहास में महान विभाजक के रूप में जाना जाता है वह वर्ष है 1921 का। जनगणना वर्षों में वह वर्ष जिसे भारत के जनांक की इतिहास में महान विभाजक के रूप में जाना जाता है वह वर्ष कौन सा है? 1921। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है 2011 की जनगणना से संबंधित अतिरिक्त आंकड़ों के अनुसार भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला समुदाय है वह सिख समुदाय। सिख समुदाय जो है सबसे कम लिंगानुपात वाला समुदाय है। कितना है? 1000 में 903, 1000 पुरुषों में 903 महिलाएं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का वह राज्य जहाँ लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक है वह राज्य है झारखंड। वह जनगणना वर्ष जिसमें भारत में लिंगानुपात 946 था वह वर्ष है 1951। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संघ शासित प्रदेशों में वह प्रदेश जहाँ लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या 1000 से ऊपर है वह केंद्र शासित प्रदेश है पुदुचेरी। कौन सा? पुदुचेरी में 1000 पुरुषों पर 1000 से अधिक महिलाएं हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का वह राज्य जहाँ स्त्री पुरुष अनुपात 1000 से अधिक है वह राज्य केरल। यहाँ पे 1000 पुरुषों पे 1084 महिलाएं पाई जाती हैं। उसके बाद 2011 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार भारत में पुरुष स्त्री अनुपात है 1000 में 933, 1000 पुरुषों पे 933 महिलाएं हैं। उसके बाद 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है? 1000 में 943। आप देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया है 2001 की जनगणना के अनुसार। तो 2001 की जनगणना के अनुसार जो अनुपात है वह 1000 पुरुषों पे 933 महिलाएं और 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुषों पे 943 महिलाएं हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार वह केंद्र शासित प्रदेश जिसकी जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है वह है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इसका जनसंख्या घनत्व क्या है? सबसे कम है। उसके बाद 2011 की जनगणना के अनुसार वह राज्य जिसकी ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है वह है उत्तर प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में 20 वर्ष और उससे अधिक की आयु के लोगों का प्रतिशत है 59.29%। 20 वर्ष से अधिक आयु के जो लोग हैं उनका प्रतिशत कितना है? 59.29%। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग वर्ष 2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या की 10वीं वृद्धि दर सर्वाधिक रही वह रही बिहार में। कहाँ पे? बिहार में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही 2001 से 2011 के मध्य में और कितना रही? 25.4%। 2001 से 2011 के मध्य भारत में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि हुई वह राज्य है नागालैंड। वहाँ पर क्या हुआ? 0.6% की कमी आई। उसके बाद 2001 से 11 के दशक में भारत की जनसंख्या की 10वीं वृद्धि दर रही है वह रही 17.7%। भारत की जो जनसंख्या दर रही है, जनसंख्या वृद्धि दर रही है 2001 से 11 के मध्य में वो रही 17.7%। उसके बाद वर्ष 2011 के अनुमान के अनुसार विश्व की जनसंख्या का भारत में रहता है 17.5%। कितना? 17.5% जनसंख्या भारत में रहती है पूरी दुनिया के अगर देखा जाए तो। उसके बाद 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है वह है उत्तर प्रदेश। वर्ष 2011 में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है वह अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व क्या है? सबसे कम है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा था? वाराणसी था। लेकिन वही 2011 में अगर पूछ लिया जाए तब बताएंगे हम लोग गाजियाबाद। क्या बताएंगे? गाजियाबाद।
उसके बाद भारत में जनसंख्या घनत्व निरंतर बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, निरंतर बढ़ रहा है। उसके बाद मलिन बस्तियों में रहने वाली जनसंख्या सर्वाधिक है महाराष्ट्र में, कहाँ पे, महाराष्ट्र में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की है 16.16%। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का वह जनपद जहां महिला साक्षरता दर सबसे कम है वह जिला है श्रावस्ती। यहाँ पर जो महिलाओं की साक्षरता दर है वो 34.8%। भारत की साक्षरता में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि देखी गई है 1991 से 2001 के बीच में। 2011 में देश में साक्षरता दर सबसे कम थी बिहार राज्य में। संघ शासित राज्यों में स्त्री साक्षरता 2011 की जनगणना के अनुसार उच्चतम है लक्षद्वीप में, कहाँ पे, लक्षद्वीप में। 2001 से 2011 की जनगणना के दौरान भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर में वृद्धि दर्ज की गई बिहार राज्य में। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता केरल में थी, जिसके बाद स्थान था मिजोरम का। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे नहीं ध्यान देना चाहता क्योंकि 1991 का डेटा दिया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 2001 की जनगणना के अनुसार राज्य स्तर पर उच्चतम महिला साक्षरता दर थी केरल में, कहाँ पे, केरल में। 2001 में भी केरल आगे था, उसके बाद 2011 में भी केरल ही महिला साक्षरता दर में, और वैसे भी साक्षरता दर में केरल राज्य सबसे आगे है। उसके बाद भारत में प्रभावित साक्षरता दर की गणना की जाती है 7 वर्ष की उम्र के ऊपर जनसंख्या से। किसे, 7 वर्ष के जो ऊपर के लोग हैं उनको प्रभावित साक्षरता दर की श्रेणी में रखा जाता है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के केंद्र शासित प्रांत में साक्षरता दर अधिकतम थी, वह है लक्षद्वीप की, कहाँ की, लक्षद्वीप की। और वर्तमान में भी लक्षद्वीप है 2011 के अनुसार भी, और 2001 के अनुसार भी क्या था, लक्षद्वीप साक्षरता में सबसे शिक्षित राज्य था। उसके बाद अगला शिक्षित केंद्र शासित प्रदेश था। उसके बाद 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला है वह खीरी जिला। कौन सा जिला, खीरी जिला। और 2001 में खीरी था और 2011 में कौन हो गया है, सोनभद्र जिला। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या प्रतिशत है 8.20%। कितना है, 2001 के अनुसार 8.20% है, और वहीं 2011 में कितना है, 8.6%। अगर पूछ लिया जाए अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है 2011 के अनुसार, तब बताएंगे हम लोग 8.6%। उसके बाद अगला है, जनगणना 2011 में अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या सर्वाधिक अंकित की गई, वह राज्य मध्य प्रदेश। बाद में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला प्रदेश है उत्तर प्रदेश। अनुसूचित जाति वाला देखो कौन सा है, अनुसूचित जाति वाला प्रदेश है सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश। उसके बाद पूछ लिया जाए अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति वाला प्रदेश है मध्य प्रदेश। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की सकल प्रजनन दर कितनी है, तो उसका आंसर हो जाएगा 2.4%। उसके बाद जनगणना 2011 के अनुसार वह राज्य जहाँ शिशु मृत्यु दर न्यूनतम थी वह राज्य केरल। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। जनसंख्या एवं मानवजात के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है जनांकीय। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात है हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की भारत की जनगणना के लिए उपयोग किया गया आदर्श वाक्य था आवर सेंसस आवर फ्यूचर। आदर्श वाक्य क्या था, आवर सेंसस और आवर फ्यूचर। कुल प्रजनन दर भारत में उच्चतम है बिहार में, कहाँ पे, जो प्रजनन दर है सबसे ज़्यादा उच्चतम मात्रा में है बिहार में। उसके बाद 2001 से 2011 की अवधि में उत्तर प्रदेश की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर रही है 20.22%। उत्तर प्रदेश का वह जिला जिसमें 2011 की जनगणना में साक्षरता दर सर्वाधिक है वह जिला है गौतम बुद्ध नगर। यहाँ पे 80.12% लोग क्या हैं, साक्षरता हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद है वह इलाहाबाद, जिसका प्रेजेंट टाइम में नाम हो गया प्रयागराज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वर्ष 1991 से 2001 में जनसंख्या वृद्धि
54% थी और 2001 से 2011 के दशक में यह थी 17.70%। 17.70%। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर पेपर में पूछ लिया जाए कि 2001 से 2011 के बीच में जो भारत की जनसंख्या वृद्धि का परसेंटेज रहा, तो बताएंगे हम लोग 17.70%। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 2001 से 11 दशक में मध्य 2001 से 2011 दशक के मध्य कुल भारतीय नगरीय जनसंख्या में वृद्धि दर थी कितना? 31.80%। 31.80%। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार वह राज्य जिसकी नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक वह राज्य है गोवा। भारत में किसी अधिवास को नगरीय केंद्र परिभाषित करने के लिए स्वीकार नहीं किया गया है भौतिकी विस्तार को। किसको? भौतिकी विस्तार को। नगरीय गलियारे संबंधित हैं नगरीय परिवहन संकटों से। भारत में मध्यम नगरीकरण की अवस्था से विशेषित काल है 1961 से 2001 का काल। मध्यम नगरीकरण की अवस्था से विशेषित काल कौन सा है? 1961 से 2001 के बीच का काल। उसके बाद नगरीकरण की दृष्टि से भारत है एक मध्यम निम्न नगरीकृत देश। कैसा है? एक मध्यम निम्न नगरीकृत देश है भारत। उसके बाद रेडफील्ड तथा सिंगर के विचार में प्राथमिक नगरीकरण की प्रक्रिया को विशेषीकृत किया जाता है लोक परंपरा के विकास से। किससे? लोक परंपरा के विकास से। भारत का वह राज्य जहां नगरीय घनत्व सर्वाधिक है वह राज्य पश्चिम बंगाल। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है 31.2%। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या का सही प्रतिशत है 27.8%। और वहीं 2011 में अगर पूछा जाए तो बताएंगे हम लोग 31.2%। नगरीय जनसंख्या का सही परसेंट कितना है? 2001 के अनुसार पूछेगा तो 27.8% और 2011 के अनुसार तो बताएंगे 31.2%। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के प्रथम वर्ग के नगरों का योगदान कुल नगरीय जनसंख्या में है 56.50%। कितना? 56.50%। और 2011 में भी यही डेटा सेम था। जनगणना दशक के अंतर्गत भारत में नगरीय जनसंख्या की दशकीय वृद्धि सर्वाधिक रही वह रही 1971 से 1981 में। नगरीय जनसंख्या की जो सर्वाधिक वृद्धि दर रही वो रही 1971 से 1981 के बीच में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के राज्यों में सकल जनसंख्या के सापेक्ष नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है वह राज्य है हिमाचल प्रदेश। कौन सा राज्य है? हिमाचल प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनगणना नगरों की कुल संख्या है भारत में जनगणना नगरों की कुल संख्या है 3891। कितनी? 3891 में। 2011 जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है गोवा में। कहाँ पे? गोवा में। और अगला क्वेश्चन हमारा है 2001 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है 72.2%। अगर पूछ लिया जाए 2001 के अनुसार तब बताएंगे हम लोग 72.2%। और वहीं 2011 में ग्रामीण जनसंख्या का जो परसेंटेज है वह है 68.8%। कितना है? 68.8%। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या पाई जाती है। देश की 1/4 से अधिक नगरीय जनसंख्या जिन दो राज्यों में पाई जाती है वह है महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या नगरीय युग्म है मुंबई एवं दिल्ली। दो 2011 जनगणना के अनुसार भारत में 10 लाखी नगरों की संख्या है 53। कितने? 53 जो है नगर जो है जिनमें से जनसंख्या जो पाई जाती है भारत 10 लाख से अधिक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 2001 की जनगणना के अनुसार 10 लाख नगरों की सर्वाधिक जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा ऐसे नगर हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख या फिर उससे अधिक पाई जाती है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाखी मिलियनरी नगरों की संख्या है 7। कितने नगर हैं? 7 नगर। वह भारतीय राज्य जिसमें 10 लाख आबादी वाला नगर नहीं है वह राज्य है उड़ीसा।
उड़ीसा में एक भी नगर नहीं है जिसमें से उसकी जनसंख्या कितनी हो, 10 लाख हो। भारत का सबसे छोटा 10 लाखी नगर है राजकोट। और पूरे देश में पूछ, यहाँ देखो ये क्वेश्चन क्या है, थोड़ा मिस्टेक वाइज क्वेश्चन दिया गया है। भारत का सबसे छोटा 10 लाखी नगर कौन सा है, राजकोट दिया गया है, और यहाँ पे पूरे देश में कोटा दिया गया है। तो इसको क्या करते हैं, इसको आप लोग छोड़ दीजिए, इसको बाद में हम ये वाला क्वेश्चन अभी डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कुल नगरीय जनसंख्या 2001 में 10 लाखी नगरों का प्रतिशत योगदान है। वह नगर है लगभग 38%। कितने हैं, 38% है 2001 के अनुसार। और वहीं अगर पूछ लिया जाए 2011 के अनुसार तो बताएंगे हम लोग 42.6%। कितना, 42.6%। कुल क्षेत्रफल तथा कुल जनसंख्या 2014 दोनों की दृष्टि से विश्व में 5वें स्थान पर है। वह है ब्राज़ील। ब्राज़ील जो देश है क्षेत्रफल के अनुसार भी 5वें स्थान पर है और जनसंख्या के अनुसार भी 5वें स्थान पर है 2014 के अनुसार। उसके बाद दक्षिण एशिया में वृद्ध जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत वाला देश है श्रीलंका। अफ्रीका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है नाइजीरिया। एशिया के देशों में प्रतिवर्ष जन्म की अपेक्षा मृत्यु की संख्या अधिक देखी जा रही है। वह देश है जापान। कौन सा देश है, जापान। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा वर्षों में सर्वाधिक है जापान में। कहाँ पे, जापान में। संसार का सबसे बड़ा नगरीय समूह है टोक्यो याकोहामा। कौन सा, टोक्यो याकोहामा। विश्व में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला नगर है सेंट पीटर्सबर्ग। कौन, सेंट पीटर्सबर्ग। एशिया में मात्र मृत्यु दर उच्चतम है बांग्लादेश में। कहाँ पे, बांग्लादेश में। संसार का सबसे बड़ा देश है, यहाँ पे चीन दिया गया है, यहाँ पे सही कर लीजिए भारत है। कौन सा देश है, भारत। संसार का सबसे बड़ा देश है जनसंख्या के हिसाब से भारत। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस उस दिन की याद में मनाया जाता है जब विश्व की जनसंख्या अनुमानतः 5 अरब हो गई थी। वह दिन था 11 जुलाई 1987 और उसी वर्ष से प्रत्येक 11 जुलाई को हम लोग जनसंख्या दिवस के रूप में मनाते हैं। उसके बाद धर्म के आधार पर विश्व की जनसंख्या का अवरोही क्रम है ईसाई, मुस्लिम, हिंदू, बौद्ध। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो संख्या है वह ईसाइयों की, फिर है मुस्लिम, फिर है हिंदू और फिर उसके बाद बौद्ध। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के आकलन के अनुसार 2050 तक विश्व जनसंख्या का नगरों में निवास करेगी 68%। कितनी जनसंख्या नगरों में निवास करेगी 2050 तक, 68%। अगला क्वेश्चन है, विश्व की नगरीय जनसंख्या उसकी ग्रामीण जनसंख्या से बढ़ गई है वर्ष 2009 में। कब, 2009 में। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर कितना, 45 डेसिबल। आज कुल जनसंख्या में प्रवासी लोगों का प्रतिशत अधिकतम है वह गुयाना में। कहाँ पे, गुयाना में। संसार में सर्वाधिक नगरीकृत देश है सिंगापुर। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। जनसंख्या के पिरामिड में वह समूह जो आश्रित आबादी के रूप में जाना जाता है वह 0 से 14 वर्ष आयु समूह, 0 से जो 14 वर्ष का आयु समूह होता है उसे जनसंख्या के पिरामिड के रूप में हम लोग जानते हैं। वह देश जिसने सरकारी तौर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम को सर्वप्रथम अपनाया था वह था भारत। पश्चिम एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है कतर। भारत में सर्वाधिक नगर जिनमें मलिन बस्तियां प्रतिवेदित पाए जाते हैं वह है महाराष्ट्र। भारत के बीमारू राज्यों में सबसे घनी आबादी वाला राज्य है बिहार। उसके बाद दक्षिण एशिया का सबसे घना बसा देश है बांग्लादेश। देश का वह प्रदेश जहाँ सबसे अधिक जिले हैं उत्तर प्रदेश। संयुक्त राष्ट्र संघ के जनसंख्या विभाग के अनुसार न्यूनतम प्रजनन दर पाई जाती है इटली में। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है वित्त मंत्रालय द्वारा। पूर्वी एशिया में सर्वाधिक घनी आबादी वाला देश है सिंगापुर। अनुषंगी नगर सैटेलाइट टाउन है गाजियाबाद। खासी एवं गारो भाषा बोलने वाले जनसंख्या पाई जाती है मेघालय में। 1990 से 2000 के दौरान जनसंख्या वृद्धि न्यूनतम रही यूरोप की।
जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप को एक दीर्घ कालावधि के घटित क्रमिक परिवर्तन को कहते हैं जनांकीय संक्रमण। क्या कहते हैं? जनांकीय संक्रमण। जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप को एक दीर्घ कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को कहते हैं जनांकीय संक्रमण। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया 1952 ईस्वी में। भारत में प्रथम नियमित जनगणना की गई 1881 में। भारतीय नियोजन के इतिहास में एक दशक जो रोजगार विहीन वृद्धि का दशक कहलाने योग्य है 2005 से 15। स्थायी जनसंख्या संरचना के लिए एक प्रक्रिया है स्थिर जन्म दर और मृत्यु दर। स्थायी जनसंख्या संरचना के लिए एक प्रक्रिया कौन सी होती है? स्थिर जन्म दर और मृत्यु दर। वह राज्य जिसने मृत्यु गणना की शुरुआत की है वह राज्य कर्नाटका। आप देखो कुछ पॉइंट दिए गए हैं। भारत के प्रमुख दर्रे, भारत के प्रमुख दर्रे कौन से दर्रा कहाँ पे स्थित है वो हम लोग देखते हैं। जैसे कि काराकोरम दर्रा कहाँ पे? लद्दाख में है। जोजिला दर्रा लद्दाख में है। पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है। बुर्जिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है। और उसके बाद शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। और यहाँ देखो एक क्वेश्चन सही कर लीजिए, यहाँ पे जो दिया गया जोजिला दर्रा, जोजिला लद्दाख में नहीं है, ये कहाँ पे है? ये भी जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद काराकोरम दर्रा ये सही दिया गया है, लद्दाख में है। उसके बाद फिर से देख लो एक बार, पीर पंजाल दर्रा जो है जम्मू कश्मीर में है। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है। बुर्जिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद शिपकिला दर्रा कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। बारालाचा हिमाचल प्रदेश में है। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है। माना दर्रा उत्तराखंड। नीति दर्रा भी उत्तराखंड में है। उसके बाद नाथुला दर्रा सिक्किम में है। और जेलेपला दर्रा ये भी कहाँ पे? ये भी सिक्किम में है। उसके बाद अगला है बोमडिला दर्रा। बोमडिला दर्रा कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। यांग्याप दर्रा कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में है। दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। और तुजू दर्रा कहाँ पे? ये मणिपुर में है। उसके बाद देखो यहाँ पे दिया गया है हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। अब हिमालय का प्रादेशिक विभाजन जो है देखो, पंजाब हिमालय, इसकी लंबाई कितनी? 560 किलोमीटर है। और यह सिंधु और सतलज नदी के बीच में, किसके बीच में? सिंधु और सतलज नदी के बीच में स्थित है यह पंजाब हिमालय। और उसकी लंबाई है 560 किलोमीटर। उसके बाद कुमायूं हिमालय, इसकी लंबाई है 320 किलोमीटर। यह सतलज और काली नदियों के बीच में स्थित है। नेपाल हिमालय, इसकी लंबाई है 800 किलोमीटर और एक काली और तीस्ता नदियों के मध्य स्थित है। उसके बाद है असम हिमालय। असम हिमालय की लंबाई कितनी? 750 किलोमीटर। यह तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच में स्थित है। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है प्रमुख जल अंतराल। यह भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। प्रमुख जल अंतराल से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। अब देखो यहाँ पे 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल है मालदीव और मिनीकॉय के बीच में। 9 डिग्री चैनल है कावरत्ती और मिनीकॉय के बीच में। 10 डिग्री चैनल है छोटा अंडमान और निकोबार के बीच में। ग्रैंड चैनल है सुमात्रा इंडोनेशिया और निकोबार के बीच में। पाक स्टेट है तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में। दक्कन पास है दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के बीच में। कोको स्ट्रेट है कोको द्वीप म्यांमार और उत्तरी अंडमान के मध्य। उसके बाद मन्नार की खाड़ी है दक्षिण पूर्व तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य। उसके बाद है लक्षद्वीप सागर, लक्षद्वीप सागर लक्षद्वीप व मालाबार तट के मध्य। उसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है सेतु समुद्रम परियोजना मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से जोड़ती है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है, पेपर में पूछ लिया जाए कि मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से कौन सी परियोजना जोड़ती है, तो बताएंगे हम लोग सेतु समुद्रम परियोजना। और इस चैप्टर के हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और इस सारी जो जियोग्राफी थी वो कंप्लीट हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।